तो आपने एग्रीकल्चर ही क्यों चुना? तो हर कोई एक एग्रीकल्चर को हर किसी ने एक धंधा, एक प्रोफेशन बनाया हुआ है। हर कोई वही प्रोडक्ट बेचेगा जिसमें उसका हाई प्रॉफिट, हाई मार्जिन। रोजगार जो मजदूर है, वो जब मिलते नहीं है अब अपने समय पर, तो ये ड्रोन एक ऐसी मशीन है जो केवल 6 से 7 मिनट में आपका 1 एकड़ जो है वो स्प्रे करके देगी। सिर्फ 6 से 7 मिनट? सिर्फ 6 से 7 मिनट में। आने वाले समय में कम से कम 1 से 1.5 लाख ड्रोन पायलट की बाप रे! सर इतना ज़्यादा कैसे? जी, बिल्कुल भी। ज़्यादा होने का कारण यही है, तो मैं दावे के साथ आपको बताता हूँ, आप एक ड्रोन से साल में कम से कम 10 से 12 लाख रुपया कमा सकते हैं, वो भी श्योर शॉट। ये तो सर आईटी में जितना लोग कमाते हैं उससे भी ज़्यादा। बिल्कुल। ये जो ड्रोन इकोसिस्टम है, इसमें जॉब अपॉर्चुनिटीज़ क्या-क्या है? और ड्रोन इकोसिस्टम में डाइवर्स जॉब अपॉर्चुनिटी है, राइट फ्रॉम ड्रोन पायलट। रिसेंटली मैंने हमारे माननीय सांसद जी है शशांक जी मनी, इनका जागृति एंटरप्राइज सेंटर पूर्वांचल एक टियर 3 सिटी देवरिया में एस्टैब्लिश किया गया इंक्यूबेशन है, जहां पर ऐसे ही टियर 2 टियर 3 सिटी से आए हुए एंटरप्रेन्योर को सारी फैसिलिटी 7M के माध्यम से दी जाती है। तो मार्केट्स में ऐसे कौन सी प्रॉब्लम्स है जो सरकार ने सॉल्व करनी चाहिए या फिर जहाँ पे सरकार पीछे है? प्रॉपरली रेट ना मिलना उनके प्रोड्यूस को, इसी के साथ साथ इनपुट कास्ट वेरी हाई होना, और जो अनसर्टिनिटी है, तो इसको हम किस तरीके से सॉल्व किया जाए। जो सुसाइड्स होते हैं फार्मिंग कम्युनिटी, उसके रीजन क्या है वो अंडरस्टैंड करने की कोशिश की, और मैं ये दौर से गुजर भी चुका हूँ। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त निखिल और स्वागत करता हूं स्केल एग्री के इस नए पॉडकास्ट में। आज हम एक बहुत ही एक्साइटिंग और इम्पोर्टेंट टॉपिक पर बात करने वाले हैं, जो कि है एग्री ड्रोन टेक्नोलॉजी। फार्मिंग का फ्यूचर काफ़ी रैपिडली ट्रांसफॉर्म हो रहा है और ड्रोन्स उसमें एक गेम चेंजर बनकर उभर रहे हैं। इसी विषय को समझने के लिए हमारे साथ जुड़े हैं एक विजनरी लीडर मिस्टर अक्षय खोब्रागडे सर, जो कि सलाम किसान कंपनी के CEO है। ये टेडेक्स स्पीकर भी रह चुके हैं और उसी के साथ ये एक सोशल एंटरप्रेन्योर भी है। आज के पॉडकास्ट में हम एक्सप्लोर करेंगे कि क्यों इंडिया में ड्रोन्स का एडॉप्शन इतना तेजी से बढ़ रहा है और हमारे किसानों के लिए इस टेक्नोलॉजी में कौन से नए मौके छुपे हुए हैं, और उसी के साथ एक स्टार्टअप के CEO के तौर पर आखिर अक्षय सर का सफर कैसे शुरू हुआ, ये सब हम इस पॉडकास्ट में जानने वाले हैं। तो दोस्तों, बिना किसी देरी के चलिए अब इस पॉडकास्ट की तरफ चलते हैं और स्वागत करते हैं अक्षय खोब्रागडे सर का। तो अक्षय सर, सबसे पहले आप आपका इंट्रोडक्शन दीजिए कि आप कैसे ग्रो कर रहे हैं एंड आपका एजुकेशन कैसा था? जी, मेरी लाइफ की जर्नी बड़ी इंटरेस्टिंग सी रही है, कि जो कि एक छोटे से गांव, आदिवासी गांव गिलिबिली ग्राम पंचायत से रही है, जहां पर मैं पहली से 10वीं का आदिवासी आश्रम स्कूल में पढ़ा हूँ। आदिवासियों के साथ पला बड़ा हूँ, उनके साथ रहा हूँ, खेला हूँ, और एक आदिवासी आश्रम स्कूल का स्टूडेंट रहा हूँ, जहां पर बड़ी दिक्कतें थी। एक क्लासरूम से लेके मैं बोलूंगा रिसोर्सेस, इलेक्ट्रिसिटी, एक रूफ का होना भी चैलेंजिंग था। बट कहीं ना कहीं जिद थी कि जिनके साथ पला बड़ा हूँ, जिन्हीं के साथ मैं खेला हूँ, उन्हीं के लिए कुछ किया जाए। सो पहली से 10वीं के बाद मैंने मेरा एजुकेशन लिया, 12th साइंस में लिया, फिर इंजीनियरिंग करी, फिर MBA। अगर मैं प्रोफेशनल जर्नी की बात करूँ, तो बाय प्रोफेशन मैं एक इंजीनियर और MBA प्रोफेशनल हूँ। मोस्टली बैकग्राउंड जो रहा है, कि जो जर्नी का सफर रहा है मेरा, जहाँ पर मैं बोलूँगा कि IIT बॉम्बे, टाटा ट्रस्ट, ICICI फाउंडेशन, E&Y ऐसे संस्थाओं के साथ जुड़कर काम किया, और काफ़ी सारी लर्निंग भी रही। बट उद्देश्य एक ही रहा है, अपने लोगों के लिए, अपने किसानों के लिए, अपनी माटी के लिए कुछ करना है। तो दिस इज़ इन नटशेल अबाउट माय स्टोरी। काफ़ी इंटरेस्टिंग आपकी जर्नी है। सर, आप इसको और थोड़ा डीप डाउन कर सकते हैं कि मतलब आपने एग्रीकल्चर ही क्यों चुना? जैसे कि मैंने बताया कि अगर हम भारत की बात करें, तो कृषि प्रधान राष्ट्र है। तकरीबन मोर दैन 64% रूरल पॉपुलेशन जो है, वो अपने भारत में पाई जाती है। अगर इनडायरेक्टली बात करें, तो मोर दैन 45% रूरल यूथ जो है, या फिर फार्मर्स जो है, फार्मिंग में जुड़े हुए हैं। इसी के साथ-साथ अगर मैं बात करूँ, मैं जो रीजन से आता हूँ, जहाँ पर मैं पला-बड़ा हूँ, मैंने किसानों की दिक्कतें देखी हैं, उनके प्रॉब्लम्स देखे नहीं, सहे भी हैं। और जो किल्लतें आती है, जैसे कि हम बात करेंगे कि उनको प्रॉपरली रेट ना मिलना उनके प्रोड्यूस को, इसी के साथ-साथ इनपुट कास्ट वेरी हाई होना, और जो अनसर्टेनिटी है, तो इसको हम किस तरीके से सॉल्व किया जाए। जो सुसाइड्स होते हैं फार्मिंग कम्युनिटी, उसके रीज़न क्या है, वो अंडरस्टैंड करने की कोशिश की, और मैं ये दौर से गुज़र भी चुका हूँ। इसके रीज़न्स क्या है? क्यों ऐसी सुसाइड्स होती है? अगर हम थोड़ा स्टैटिस्टिक देखते हैं, अगर हम बात करेंगे कि हर कोई बोलता है कि लोन के कारण, कर्ज़ माफ़ी ना होने के कारण, पैसों का प्रेशर बढ़ने के कारण काफ़ी फार्मर सुसाइड करते हैं। बट अगर मैं थोड़ा आपको डेटा के बारे में बताऊँ, तकरीबन अगर हम ग्लोबली बात करें, तो हर साल एक टॉक्सिक एग्रोकेमिकल इन्हेलेशन के कारण 18,000 से ज़्यादा किसानों की मौतें होती है। भारत की बात करें, तो तकरीबन 6,600 से ज़्यादा हर साल उनकी मौतें होती है।
अगर हम महाराष्ट्र की बात करें, केवल सिर्फ विदर्भ और मैं बोलूँगा मराठवाड़ा की बात करें, तो मोर दैन 270 फार्मर्स की डेथ होती है। उसी में से मैं बोलना चाहूँगा कि जो अपना यवतमाल रीजन है, कॉटन प्रोमिनेंट जो बेल्ट है, वहाँ पर मोर दैन 40 फार्मर्स की डेथ होती है, वो भी एग्रोकेमिकल के टॉक्सिक इन्हेलेशन के कारण। तो इनकी दिक्कतें क्या है? अगर हम जान पाएँगे तो एक जैसे कि मैंने बोला कि इनपुट कॉस्ट वेरी हाई होना, आउटपुट में इम्प्रूव्ड यील्ड जो है वो बहुत ही कम होना, उसी के साथ-साथ जो नॉलेज पैकेज ऑफ प्रैक्टिसेस है इसकी असिमेट्री होना, साथ ही साथ टेक्नोलॉजी का एडॉप्शन, ये सारी चीज़ें जो है किसानों से जुड़ी हुई है जिसका सॉल्यूशन जो है मार्केट में तो है लेकिन वो किसानों के खेत तक नहीं पहुँच पा रहा है। तो कहीं न कहीं मेरी जर्नी से जुड़ा हुआ एक सवाल रहा है। मैंने सोचा क्या मैं अपनी कम्युनिटी के लिए, अपने लोगों के लिए, अपने किसानों के लिए कुछ कर सकता हूँ? और यही रीज़न रहा है कि मेरे प्रोफेशनल जर्नी काफ़ी सक्सेसफुल होने के बावजूद मैंने एग्रीकल्चर चूज़ किया, मैंने लाइवलीहुड चूज़ किया और मैंने मेरे लोगों के साथ, मेरे लोगों के लिए काम करने की सोची और शायद ये 10 साल की जर्नी में मैं काफ़ी खुश हूँ कि मैंने एग्रीकल्चर चुना। मैंने एक ऐसा इकोसिस्टम चुना जहाँ पर सीधा हम हमारे किसानों को इम्पैक्ट कर सकते हैं। तो यही रीज़न था जहाँ पर हम टेक्नोलॉजी के माध्यम से किसान के प्रॉब्लम ना सिर्फ समझे और उनको किस तरीके सुलझाए, यही एक कारण था मेरा एग्रीकल्चर से जुड़ने का। ये तो जैसे अभी हज़ारों लोगों की डेथ होती है एज़ अ सुसाइड, तो एक तो सुसाइड का एक हो गया, दूसरा एस्पेक्ट मतलब मोस्टली मतलब रीज़न यही है कि उनको एक तो इनपुट महँगे हैं, दूसरा मार्केट प्लेस में उनको डिमांड वैल्यू चेन का उसमें प्रॉब्लम जा रहा है एंड उसके अलावा भी और कुछ रीज़न्स हो सकते हैं। बिल्कुल रीज़न्स है कि एक इनपुट जहाँ पर किसानों को जानकारी जो सही तरीके से नहीं दी जाती है। अगर आप देखेंगे, जैसे जैसे कि अगर मान लीजिएगा आप कोई भी एक कृषि सेवा केंद्र में जाते हैं, तो हर कोई एक एग्रीकल्चर को हर किसी ने एक धंधा, एक प्रोफ़ेशन बनाया हुआ है। हर कोई वही प्रोडक्ट बेचेगा जिसमें उसका हाई प्रॉफ़िट, हाई मार्जिन है। मैं ये भी बोलूँगा कि ज़मीन को आपने आपकी ज़मीन को कितने फर्टिलाइज़र की ज़रूरत है, आपके पौधों को, आपके प्लांट को कितनी माइक्रो न्यूट्रिएंट की ज़रूरत है, आपको छिड़काव जो है केमिकल का कब करना है, ये डिसाइड किसान नहीं करता है। ये डिसाइड करता है आपके साथ, आपके गाँव में आपके साथ रहने वाला वो एक कृषि सेवा केंद्र वाला, जहाँ पर वो आपको अपने प्रॉफ़िट मार्जिन के हिसाब से केमिकल मैं बोलूँगा कि रिकमेंड करता है, जहाँ पर किसानों को बिल्कुल भी ये पता नहीं होता है कि कौन-सा छिड़काव कितनी मात्रा में करना है, कब करना है। तो ये यही एक रीज़न है कि इनपुट कॉस्ट हाई होने का, जहाँ पर मिट्टी की गुणवत्ता के बदौलत कोई भी इनपुट नहीं डाला जाता है। ऐसे सजेशंस दिए जाते हैं, शायद अपनी ज़मीन को इसकी ज़रूरत नहीं है, शायद वो पौधों को उतने माइक्रो न्यूट्रिएंट की ज़रूरत नहीं है। इसी के कारण कहीं न कहीं जो एक इनपुट कॉस्ट बढ़ रहा है। अगर दूसरा एंगल में देखूँ कि मैन पावर अवेलेबिलिटी, जहाँ पर आज अगर हम देखेंगे कि सारे लेबर्स जो है, मैं बोलूँगा खेती में काम करने वाले सारे लोग अभी माइग्रेट कर जा रहे हैं सिटी में, अर्बनाइज़ेशन की ओर जा रहे हैं। क्यों? बिकॉज़ ऑफ एक खेती एक प्रॉफिटेबल बिज़नेस की तरह कोई नहीं देख पा रहा है। इसके कारण भी वही है कि मैंने बोला कि अगर किसान कुछ फसल भी उगाता है, उसका सही दाम नहीं मिलता है। बीच में बहुत सारे बिचौलिया, अड़तिया आते हैं, जहाँ पर उनको सही प्राइस भी नहीं मिलती है। उसी के साथ-साथ जो उनका खर्चा है, ट्रांसपोर्टेशन से लेके उनके क्वालिटी के माध्यम से उनको जो दाम मिलना चाहिए, वो भी नहीं मिलता है। तो यही एक रीज़न है, हर कोई जो मैं बोलूँगा मैन पावर, हर कोई सिटी की ओर बढ़ रहा है। इसी के कारण जो है लागत भी बहुत ज़्यादा हो रही है, इनपुट कॉस्ट बहुत ज़्यादा है, निकलने वाले खर्चे बहुत कम है। यही एक रीज़न है इनपुट कॉस्ट, उसी के साथ-साथ मैन पावर बोलूँगा और एंड में जो फसल उगती है किसानों की, उसको सही दाम नहीं मिलता है। तो यही कहीं न कहीं बहुत बड़ी दिक्कत है किसानों की और आप सभी को पता है कि क्लाइमेट चेंज, उसी के साथ-साथ वेदर अनसर्टेनिटी में, ये एक बहुत बड़ा माध्यम है, एक बहुत बड़ा रीज़न है, जहाँ पर हम प्रेडिक्ट नहीं कर पाते हैं। बट इसका मतलब ये नहीं कि हम ये दिक्कतें सॉल्व नहीं कर सकते। ये सारी दिक्कतों का अभी सॉल्यूशन समाधान आया है, तकनीक के माध्यम से, टेक्नोलॉजी के माध्यम से। ये सारी सॉल्यूशन, सारी सुविधा एक प्लेटफ़ॉर्म की तरह आपको मिलेगी, जहाँ पर किसानों की सारी दिक्कतें जो एक तंत्र के माध्यम से सुलझाई जा सकती है। ठीक है, यानी हम सिर्फ एक वेदर एंड टेम्परेचर को कंट्रोल नहीं कर सकते, बट जो हमारा इनपुट कॉस्ट है, ट्रैवलिंग कॉस्ट है या फिर मार्केट डिमांड, स्टोरेज चेन्स है, वो चीज़ें हम लोग कंट्रोल कर सकते हैं बिल्कुल, एंड वहाँ पे हमें टेक्नोलॉजी लगेगी। 100%। करेक्ट सर। तो आपका इसमें क्या रोल है? आप कैसे इसमें हेल्प कर रहे हैं टेक्नोलॉजी से? जैसे कि मैं आपको बताना चाहूँगा, जब भी हम किसान खेती की बात करते हैं, सॉल्यूशन जो है वो स्कैटर्ड है। कोई एक है जो सीड देता है, कोई एक है फर्टिलाइज़र देता है। मैं बोलूँगा एक जगह उन्हें बेचना पड़ता है। किसी को सॉइल टेस्टिंग करनी पड़ती है, तो उसे कहीं केवीके में जाना पड़ता है, कहीं सॉइल टेस्टिंग लैब में जाना पड़ता है, जो उसके गाँव से काफ़ी दूर होता है। तो ये सारे शंकाओं का समाधान जो एक प्लेटफ़ॉर्म, मोबाइल बेस्ड प्लेटफ़ॉर्म से दिया जा सकता है और इसी के ऊपर हम पिछले 3 साल से काम कर रहे हैं, जिसी के माध्यम से सारे सॉल्यूशंस
एक ही प्लेटफॉर्म पे हम उपलब्ध करा के दिए जा सकते हैं। अगर आप मुझे पूछेंगे उदाहरण के तौर पर, आपने पूछा कि हम ये इनपुट कॉस्ट कैसे कम कर सकते हैं? आप अगर भारत में देखेंगे काफ़ी सारे सॉइल टेस्टिंग सॉल्यूशंस उपलब्ध है। कई बार आपको लैब में जाना पड़ता है, कई बार आपके फार्म गेट पर आता है, कहीं आप अपने गवर्नमेंट जो इंस्टीट्यूशन है वहाँ पे आप मिट्टी की जाँच कर सकते हैं। बट इसमें दिक्कतें भी बहुत है। कई बार जब उनको रिज़ल्ट चाहिए होते हैं, सही समय पर ना मिलना, सारे रिज़ल्ट्स यूनिफ़ॉर्म आना, उसी के साथ-साथ मैं बोलूँगा जिन माध्यमों की, जिन कैरेक्टरिस्टिक की उनको ज़रूरत है वो भी उपलब्ध ना होना। तो अभी हम हमारे माध्यम से, हमारे टेक्नोलॉजी के माध्यम से अभी केवल 90 सेकंड्स में मिट्टी की जाँच किसानों के फार्म पर करके देते हैं। वो भी एआई ड्रिवन और मशीन लर्निंग के माध्यम से। सिर्फ़ आपको 10 ग्राम मिट्टी की ज़रूरत होगी जहाँ पर हम आपको सिर्फ़ आपके मिट्टी में किस चीज़ की कमतरता होता है वो नहीं बताएँगे, बल्कि आपको कितनी मात्रा में केमिकल कॉम्पोज़िशन बोलिए आपको डलवाना है, वो बताते हैं। जहाँ पर अभी किसान को पता चलता है कि आपको आपकी ज़मीन में क्या कमियाँ हैं और वो कमियों को किस न्यूट्रिएंट से पूरा किया जा सकता है, जिसके कारण जो इनपुट की लागत कम होती है। दूसरी आपने बात की और मैंने भी कहा कि खेती में जो है कि मैन पावर की बड़ी दिक्कत है। आज हर कोई पलायन कर रहा है। अभी आजकल आपको स्प्रेइंग के लिए कोई मज़दूर नहीं मिलेगा। राइट फ्रॉम मैं बोलूँगा प्लांटेशन टू हार्वेस्टिंग में मैन पावर का बहुत ज़्यादा इन्वॉल्वमेंट होता है। ऑन एन एवरेज अगर मैं मेरे अनुभव से बोलूँ, तो 20 से 25% जो कॉस्ट है, वो काफ़ी सारे क्रॉप में मैन पावर की आती है। तो उसमें अगर हम टेक्नोलॉजी का यूज़ करें, तो मशीनरीज़ है, फार्म इक्विपमेंट्स है, इससे तो बहुत ही ज़्यादा खेती करना आसान हुआ है। बट मेजर दिक्कत आती है, जब हम खेती करते हैं तो पेस्ट अटैक होना, राइट? इसी दौरान हमें ज़रूरत पड़ती है केमिकल स्प्रे की, छिड़काव की भी। उसी दौरान हमें किसानों की उपलब्धता नहीं होती है। तो क्या हम ये सॉल्व कर सकते हैं ड्रोन जैसे टेक्नोलॉजी से, ड्रोन जैसे माध्यम से, जहाँ पर स्प्रेइंग करना बहुत ही आसान हो गया है। उसके बेनिफिट्स भी जो है, वो ट्रेडिशनल स्प्रेइंग से बहुत ही काफ़ी ज़्यादा ज़्यादा अलग है, ज़्यादा बेहतरीन है। जैसे एक और डिटेल में बताइए। जी अगर मैं ड्रोन के बेनिफिट्स बताऊँ तो सबसे पहला बेनिफिट ये है कि यहाँ पर 90 से 95% पानी की बचत होती है। इतना ही नहीं, तकरीबन 25 से 30% जो है, वो इनपुट केमिकल्स की बचत होती है। अगर मैं इन जनरल बात करूँ, तो 1 एकड़ में कम से कम 180 से 200 लीटर पानी लगता है। वही ड्रोन के माध्यम से आपको सिर्फ 10 लीटर पानी लगता है। हाँ। तो ये अगर हम बात करेंगे 90 टू 90% वाटर की बचत होती है, तकरीबन 20 से 25% पानी की बचत होती है। यही नहीं, जो रोज़गार जो मज़दूर है, वो जब मिलते नहीं है अब अपने समय पर, तो ये ड्रोन एक ऐसी ऐसी मशीन है जो केवल 6 से 7 मिनट में आपका 1 एकड़ जो है, वो स्प्रे करके देगी। सिर्फ 6 से 7 मिनट? सिर्फ 6 से 7 मिनट में। ये काफ़ी सारे लोगों को जब किसानों को जब हम ग्राउंड में जाते हैं रूरल एरियाज़ में जाते हैं, जब बताने की कोशिश करते हैं, तो उन्हें बिलीव नहीं होता है। तो इसी के माध्यम से हमने अभी रिसेंटली महाराष्ट्र में ड्रोन यात्रा भी निकाली है, जहाँ पर हमारे प्रधानमंत्री जी का एक विज़न है कि हर गाँव में एक ड्रोन होना चाहिए। तो ड्रोन का प्रचार-प्रसार, इसके फ़ायदे क्या है, वो हमने हर गाँव तक पहुँचाया है। जहाँ पर उनको हमने समझाया है कि ड्रोन से आपके पानी की बचत ही नहीं, आपके केमिकल्स की बचत होती है। इसी के साथ-साथ जो हानिकारक जो केमिकल्स है, उसके इन्हेलेशन से जो आपके हेल्थ पे जो हज़ार्डस मैं बोलूँगा कि केमिकल छिड़काव से जो परिणाम आते हैं, उसकी भी कमी होती है। तो ऐसे काफ़ी सारे बेनिफिट्स हैं ओवर ट्रेडिशनल स्प्रेइंग वर्सेस ड्रोन स्प्रेइंग में। तो फिर सपोज़ जैसे जब ड्रोन स्प्रे होता है, तो उसका जो फैन का जो स्पीड रहता है वो बहुत ज़्यादा है, तो जो विंड्स की वजह से नीचे जो क्रॉप है, डैमेज नहीं होता है? अगर जब भी हम ड्रोन की बात करते हैं, मैं इसको थोड़ा और डीप डाउन करना चाहूँगा। आपने बहुत ही सही प्रश्न पूछा है कि ये सारी चीज़ें जो है, जब भी कोई मशीन हैंडल की जाती है, उसके लिए मैन पावर का होना ज़रूरी है और वो भी प्रोफेशनल। जब भी हम स्प्रे करते हैं, ड्रिफ्ट एक बड़ा इश्यू है, जहाँ पर ड्रिफ्ट का प्रॉब्लम है, तो जो कॉन्सन्ट्रेटेड एरिया में स्प्रे होना चाहिए, वहाँ पर नहीं होता है। तो उसके लिए विंड एक बहुत ही ज़्यादा मैटर करता है, जहाँ पर तकरीबन जब हमारे पायलट स्प्रे करते हैं, तो 3 मीटर पर सेकंड की कम से कम जो मैं बोलूँगा कि विंड स्पीड होती है, उसी के दौरान स्प्रे करना चाहिए। अगर विंड स्पीड ज़्यादा होती है, तो कॉन्सन्ट्रेटेड एरिया में जहाँ पर इन्फेस्टेशन है या फिर जहाँ स्प्रेइंग होनी चाहिए, वो कैनोपी कवरेज सही से नहीं होता है। तो ये दिक्कतें भी सॉल्व की जा सकती है, पायलट के प्रोफेशनलिज्म, हैंड्स ऑन ट्रेनिंग और एक्सपीरियंस के बदौलत। पायलट में एक इससे ज़िम्मेदारी आती है, जो अपना क्रॉप, वेदर, विंड स्पीड, सैटेलाइट, जीपीएस, उसी के साथ-साथ
आपका वेदर कैसा है, बारिश आने वाली है, नहीं आने वाली, ये हिसाब से वो रियल टाइम डिसीजन लेके ऐसे दिक्कतों को हैंडल करता है। अच्छा, तो यहाँ तक तो अभी हमने बेनिफिट्स पता कर लिए ड्रोन्स के एंड ड्रोन पायलट का इम्पोर्टेंस समझा। तो सर सपोज अगर किसी यंग माइंड को ड्रोन पायलट बनना है, तो उसको क्या-क्या रिक्वायर्ड रहती है नॉलेज? वेरी सिंपल, अगर एजुकेशन की बात करूँ तो सिर्फ 10 प्लस होना चाहिए। उसी के साथ-साथ आपको भारत में मोर दैन 180 आरपीटीओज़ है, रिमोट पायलट ट्रेनिंग ऑर्गेनाइजेशन, अच्छा, जहाँ पर आप 5 दिन का डीजीसीए अप्रूव्ड गवर्नमेंट ड्रोन पायलट लाइसेंस ले सकते हैं। जिसमें आपको जो है 2 दिन की थ्योरेटिकल ट्रेनिंग दी जाएगी क्लासरूम, जहाँ पर आपको ड्रोन के बारे में सब कुछ बताया जाएगा। उसके पार्ट्स कौन-कौन से होते हैं, प्रोपेलर्स कौन से हैं, मोटर कौन-सी है, उसी के साथ-साथ सेंसर कौन से लगे हुए हैं, ऑब्स्टैकल रीड करने के लिए, सेंस करने के लिए कौन से सेंसर्स का यूज़ होता है, इसी के साथ-साथ इसके बेनिफिट्स क्या है। इतना ही नहीं, अगले 3 दिनों में उनको प्रैक्टिकल ट्रेनिंग भी दी जाती है, जहाँ पर एक कंप्लीट 5 दिन के ट्रेनिंग में उनको एक ड्रोन पायलट के तौर पर नियुक्त ही किया नहीं जा सकता है, बट उनको एक जॉब की अपॉर्च्युनिटी भी मिलती है। बट मैं आपके साथ एक मेरा एक्सपीरियंस भी शेयर करना चाहूँगा निखिल, कि अगर हम ड्रोन पायलट की बात करें, तो भारत में तकरीबन आज की डेट में 14,015 ड्रोन पायलट होंगे। और मार्केट डिमांड गैप इतना ज़्यादा है निखिल, कि जब हम अभी पिछले 3 सालों से भी स्प्रेइंग कर रहे हैं, हमारे पास प्रोफेशनल ट्रेन्ड ड्रोन पायलट की बहुत कमी है। मार्केट की डिमांड जो है आने वाले समय में कम से कम 1 से 1.5 लाख ड्रोन पायलट की बाप रे! है। सर इतना ज़्यादा कैसे? जी, बिल्कुल भी। ज़्यादा होने का कारण यही है कि अभी ये नई टेक्नोलॉजीज़ के बेनिफिट्स काफ़ी ज़्यादा है, फार्मर एडॉप्शन भी काफ़ी बढ़ गया है। अच्छा, मैंने अभी बताया आपके ड्रोन के बेनिफिट्स ओवर ट्रेडिशनल स्प्रेइंग काफ़ी ज़्यादा है। इसी के साथ-साथ आज मार्केट में ड्रोन की भी अगर बात करें, यूएन रजिस्टर्ड तकरीबन 34,000 से ज़्यादा ड्रोन डिजिटल स्काई पर रजिस्टर है। उसमें से मैं बोलूँगा कि मोर दैन 30 टू 40% ड्रोन्स जो है वो एग्रीकल्चर यूजेस में आ रहे हैं। अगर मैं 14,000 में से भी बात करूँ, बहुत ही कम ड्रोन पायलट्स होंगे जो खेती में काम कर रहे हैं एज़ अ एग्रीकल्चर ड्रोन पायलट। तो ये दिक्कतें हैं और उनकी डिमांड भी उतनी है। तो ये डिमांड जो है हम फुलफिल कैसे कर सकते हैं? मैं तो बोलूँगा कि एक बहुत बड़ी बिज़नेस अपॉर्च्युनिटी भी है, एम्प्लॉयमेंट जनरेट करने का एक बहुत बड़ा माध्यम भी है। और ड्रोन पायलट के माध्यम से आज हम सिर्फ़ किसानों तक स्प्रेइंग ही नहीं पहुँचा रहे, टेक्नोलॉजी का प्रचार-प्रसार भी हो रहा है, किसानों को हम ये भी समझा रहे हैं कि इसके बेनिफिट्स क्या है। अभी ड्रोन पायलट जो है एक ऐसा माध्यम है जो हर गाँव तक पहुँच रहा है। किसानों तक ऐसे टेक्नोलॉजी की जानकारी ही नहीं, ये सॉल्यूशन उनके पास पहुँचा रहा है। अच्छा। सर जैसे आपने मेंशन किया कि ड्रोन का एडॉप्शन बढ़ रहा है, तो इंडिया के ऐसे कौन से रीजन्स हैं जहाँ पे ये ज़्यादा फास्ट हो? जैसे टॉप 5 स्टेट या फिर टॉप 5 रीजन्स आप बता सकते बिल्कुल, बिल्कुल। अगर ड्रोन का हम जब बात करते हैं कि ड्रोन का एडॉप्शन या फिर पेनिट्रेशन, मैं सिर्फ़ बोलूँगा इसके कई फैक्टर हैं जिसके ऊपर से हम अ, एक कम से कम एक सेंस लगा पाएँगे कौन से स्टेट्स में सबसे ज़्यादा इसका यूजेस है। एक हो हम मान सकते हैं एग्रोकेमिकल या फिर पेस्टिसाइड का कंज़म्पशन, दूसरा मैनपावर की किल्लत, तीसरा टेक्नोलॉजी का एडॉप्शन कितना ज़्यादा हायर वो स्टेट में। अगर आप हमें टॉप 5 स्टेट्स की बात करेंगे तो मैं बोलूँगा महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश। यह राज्य है जहाँ पर ड्रोन का एडॉप्शन बहुत ही ज़्यादा है, यूजेस ज़्यादा है उसका, और किसान ये टेक्नोलॉजी का उपयोग भी कर रहा है और उसका फ़ायदा भी इन राज्यों को ड्रोन के माध्यम से हो रहा है। हैं? जो नॉर्थ ईस्ट रीजन है, वहाँ पे जैसे हिली एरियाज़ बहुत ज़्यादा है या फिर अपना सह्याद्री बेल्ट हो गया। तो सर वो माउंटेन एरियाज़ में क्या ड्रोन्स उतने इफेक्टिव है कि वहाँ पे कुछ यूज़ नहीं? इसका मैं 2 तरीके से आंसर देना चाहूँगा कि आप जो मुझे आपने क्वेश्चन पूछा नॉर्थ ईस्ट, तो सबसे पहले ड्रोन का बिल्कुल भी वहाँ पे उपयोग हो सकता है, लेकिन कई दिक्कतें आती हैं। जो टेरेन है, वो अनइवन होता है। वहाँ पे स्प्रे करने के लिए जो है, आपको एक प्रोफेशनल पायलट का होना ज़रूरी है। वो आपको कैनोपी से लेके, वो आपको एग्रो क्लाइमेटिक कंडीशन से लेके, वहाँ का मैं बोलूँगा कि प्रोफाइलिंग समझना बहुत ही इम्पोर्टेंट है। बट ये मैं बोलूँगा कि एक तरीके की अपॉर्च्युनिटी भी है। अगर हम प्लांटेशन की बात करेंगे, तो ट्री एंड कॉफ़ी प्लांटेशन में बहुत ही ज़्यादा हमें ड्रोन ड्रोन का उपयोग है, ड्रोन की रिक्वायरमेंट डिमांड भी ज़्यादा है। तो ऐसे एरियाज़ में भी ड्रोन का एडॉप्शन हो रहा है, काफ़ी गवर्नमेंट भी पेनिट्रेट कर रही है, काफ़ी सारी प्राइवेट कंपनीज़ का प्राइवेट ऑर्गनाइज़ेशन और जो प्लांटेशन में बल्क प्लांटेशन में काम कर रही है, इनका पेनिट्रेशन भी जो है वो नॉर्थ ईस्ट रीजन में हो रहा है। सर मुझे ये जानना है कि अभी क्या सभी क्रॉप्स पे हम लोग अभी ड्रोन स्प्रे कर रहे हैं कि अभी स्टिल कुछ ही क्रॉप्स पे हो रहा है? जी, मैं इसका एक रियल टाइम एग्ज़ाम्पल बताना चाहूँगा। वैसे तो हम ड्रोन से स्प्रेइंग कर सकते हैं, इसके कुछ पॉज़िटिव मेरिट्स भी हैं, डीमेरिट्स भी हैं।
जैसे कि बताना चाहूँगा कि हमें कौन से क्रॉप्स पर इसकी स्प्रेइंग करनी चाहिए, राइट? तो जिसकी बहुत ज़्यादा हाइट ज़्यादा होती है, जहाँ पर विज़िबिलिटी कम मिलती है या फिर हैंड पंप से स्प्रे करना बहुत ही डिफ़िकल्ट है। ऐसे ट्रीज़ मैं बोलूँगा कि मैंगो हो गया, अरेका नट हो गया, कोकोनट हो गया, यहाँ पर स्प्रेइंग करना बहुत ही डिफ़िकल्ट है। तो ऐसे मैं बोलूँगा कि प्लांटेशन और क्रॉप पे ड्रोन का बहुत ही ज़्यादा इफ़ेक्टिवनेस है, एडॉप्शन भी है और ड्रोन के कारण ये क्रॉप के प्रॉब्लम्स भी सॉल्व हो रहे हैं। उसी साइड पर मैं बोलूँगा कि कई प्लांटेशन ऐसे हैं, कई फ्रूट क्रॉप्स भी हैं, जहाँ पर ड्रोन से स्प्रे करना दिक्कत वाला हो सकता है। एक रीज़न ऐसा है कि कैनोपी जो है और फ्रूट जो आता है कैनोपी के अंदर आता है, तो ड्रोन का जो स्प्रे है, वो मैं बोलूँगा कि एंड तक पहुँच पाना, कैनोपी के कारण अनइवन स्प्रे भी होना, ये एक दिक्कत हो सकती है। तो एग्रीकल्चर, हॉर्टिकल्चर, मैं बोलूँगा प्लांटेशन, इन सारे क्रॉप पर ड्रोन से स्प्रे करना बिल्कुल भी पॉसिबल है। बट अभी भी कई जगह आर-एन-डी चल रही है, ट्रायल्स चल रहा है। हम खुद भी ट्रायल ले रहे हैं कि मैंगो के ऊपर हम ड्रोन से किस तरीके से एक स्प्रेइंग है, वो इफेक्टिव स्प्रेइंग दिला सकते हैं फार्मर को। जहाँ पर एग्रो केमिकल्स का बहुत ज़्यादा यूज़ होता है, पानी की बहुत ही ज़्यादा मात्रा में उसका यूटिलाइज़ेशन किया जाता है। तो ड्रोन के माध्यम से इन सभी क्रॉप और मैं बोलूँगा कि ट्रीज़ पर हम स्प्रेइंग कर रहे हैं। अगर आप मुझे पूछेंगे तो मेजॉरिटी में हम स्प्रे करते हैं शुगरकेन, अनियन, सोयाबीन, कॉटन, तूर, उड़ीद, मूँग, ये सारे क्रॉप है जहाँ पर हम स्प्रेइंग करते हैं। कुछ अगर आप मुझे पूछेंगे मैंगो हो गया, वहाँ पर भी स्प्रेइंग काफ़ी पैमाने में होती है। कई जगह हम ट्रायल्स ले रहे हैं हम कि कैश्यू में किस तरीके से कर सकते हैं। अरेका नट में जो लाइक टॉल प्लांट्स होते हैं, वहाँ पर किस तरीके से स्प्रेइंग की जा सकती है, उसका इफेक्टिवनेस क्या है, ये सारी चीज़ों पर हमारा काम चल रहा है। अच्छा। सर मैंने ये चीज़ भी सुनी है कि जो हम लोग नॉर्मल स्प्रे करते हैं, उसका केमिकल अलग रहता है और जो ड्रोन में यूज़ होता है वो केमिकल अलग रहता है। तो क्या ये सच है? केमिकल अलग होता है या अलग होना चाहिए? मैं इसको 2 तरीके से रखना चाहूँगा। जब भी आप ड्रोन से स्प्रे करते हो, तो यूजुअली मैं बोलूँगा कि मैंडेट नहीं लेकिन उसका अल्ट्रा लो वॉल्यूम होना चाहिए। उसका रीज़न ये है कि वाटर सोल्यूबल अगर कोई केमिकल है, तो एक स्पेशल प्रकार की नोज़ल्स यूज़ की जाती है, जहाँ पर अगर आपको एक स्मूथ और बहुत अच्छे फाइन। से फाइन स्प्रे होना चाहिए तो मिनिमम 50 से लेके 150 माइक्रोन तक अगर आप नोज़ल से स्प्रे कर पाते हो, उसका इफेक्टिवनेस बेटर आता है। तो इसके लिए अल्ट्रा लो वॉल्यूम का केमिकल का होना ज़रूरी है, बट इसका मतलब ये नहीं कि जो ट्रेडिशनल जो केमिकल्स है, एग्रो केमिकल्स है, उसका यूज़ नहीं किया जा सकता है। अभी अगर हम मार्केट में देखेंगे, किसान जो है, वो ट्रेडिशनल उनके पाउडर्स जो वाटर सोल्यूबल है, जो केमिकल्स है, जो ईज़िली वाटर में सोल्यूबल है, उसका भी यूज़ ड्रोन में किया जा रहा है और उसके इफेक्टिवनेस भी काफ़ी अच्छे हैं। तो हमें मोस्टली किसानों को समझना चाहिए कि केमिकल भी अलग है या फिर अगर केमिकल सेम भी है तो उसका नोज़ल डिपेंड करता है। नोज़ल की वज़ह से एकदम फाइन पार्टिकल्स निकलते हैं तो अच्छे से हो जाता है। राइट। ओके। तो फिर सपोज़ एक किसान है, जिसे ड्रोन स्प्रे करवाना है खेत में, तो ये प्रोसेस एक्चुअली होती कैसी? वेरी सिंपल सी है। अगर मैं एक उदाहरण के तौर पर देना चाहूँगा, हमारा एक प्लेटफ़ॉर्म है, सलाम किसान। अगर कोई भी किसान को अगर स्प्रे करनी है, तो उसे एक एप्लीकेशन डाउनलोड करना है प्ले स्टोर से। वहाँ पर उसको एक ऑप्शन मिलेगा कि ड्रोन स्प्रेइंग इन 6 टू 7 मिनट्स। वहाँ पे उनको क्लिक करना है, उनको अपना क्रॉप सिलेक्ट करना है। क्रॉप सिलेक्ट करते ही उनको कितने एकड़ में स्प्रेइंग करनी है, वो डालना है। उसी के साथ-साथ उनको उनका एड्रेस, मोबाइल नंबर और उनकी नेसेसरी इन्फॉर्मेशन पुट करनी है। ये एकदम सिंपल से क्लिक में ऑर्डर बुक कर सकता है। ये ऑर्डर मैनेजमेंट एक सॉफ्टवेयर है, एक टूल है हमारे सलाम किसान एप्लीकेशन पे, जहाँ पर ऑर्डर बुक करते ही हमारे मैनेजमेंट एडमिन पोर्टल पे आ जाता है। तुरंत उसको ड्रोन की सुविधा है, जो फैसिलिटी दी जा सकती है। तो ये जो एक ऑर्डर मैनेजमेंट सिस्टम है, जहाँ पर एक वेरी ईज़ी वे में फार्मर ड्रोन की स्प्रेइंग के बेनिफिट्स उठा सकता है। एक सिंगल क्लिक पर ऑर्डर बुक कर सकता है। इसके बाद आता है उसका ऑर्डर एलोकेशन। तो हम एक टेक्नोलॉजी माध्यम से एक प्लेटफ़ॉर्म बनाया है, कि जो लोकली हमारे महाराष्ट्र में मोर देन 120 पायलट जो है, अभी मोर देन 28 डिस्ट्रिक्ट्स में काम कर रहे हैं। तो नियर बाय पायलट उन्हें एलोकेट होता है। पायलट उन्हें पहले कॉल करता है, समझता है कि सर आपके क्रॉप की स्टेज कौन-सी, हाइट की कितनी है? आपके खेत के आस-पास कोई ओवरहेड लाइन तो नहीं है? कि कोई बड़े से पेड़ तो नहीं है, जो एक ऑब्स्टैकल के तौर पर कंसीडर किया जाता है? उसी के साथ-साथ आपके फार्म पर वाटर अवेलेबिलिटी है क्या स्प्रेइंग के लिए? उसी के साथ-साथ इलेक्ट्रिसिटी कनेक्शन अवेलेबल है क्या? बैटरी चार्जिंग एंड एवरीथिंग के लिए।
तो एक एक प्री कॉल किया जाता है फार्मर को टू अंडरस्टैंड कि किस तरीके का लैंड प्रोफाइल, किस तरीके का क्रॉप है। ये तुरंत कॉल के बाद हमारा पायलट किसान के फार्म पे पहुंचता है और वहां पर सिर्फ स्प्रे ही नहीं करता है, ड्रोन के बेनिफिट्स बताता है, फॉर्मुलेशन किस तरीके के ड्रोन में होने चाहिए, क्योंकि अभी बहुत सारा कंफ्यूजन है किसानों के दिमाग में कि जो हमें 180 से 200 लीटर पानी जब लगता है हैंडपंप से, ड्रोन में 10 लीटर ही क्यों लगता है। तो एक काइंड ऑफ एडवोकेसी भी जो है, एक मैं बोलूँगा मार्गदर्शन भी हमारे पायलट से दिया जाता है कि आपको फॉर्मुलेशन जो है वो किस तरीके से करना है। फॉर्मुलेशन में आपका कंसंट्रेशन कितना होना चाहिए। वो होने के बाद मैं बोलूँगा कि केमिकल प्रिपेयर होता है। उसी के साथ-साथ वो सबसे पहले पायलट की एक ज़िम्मेदारी होती है। वो एक चेक करता है सबसे पहले कि फार्म एक मैप कर लेना, मैं बोलूँगा कि रिमोट कंट्रोलर से वो मैप कर लेता है। कोई ऑब्स्टैकल जो है वो एक बार देख लेता है कि किस तरीके से हैंडल किया जाए। और जो कुछ प्रिकॉशनरी लाइक मेजरमेंट है जो पायलट को बरतनी चाहिए ड्यूरिंग स्प्रेइंग, ये जैसे कि आर्म लॉक होना, बैटरी वोल्टेज मेंटेन है या नहीं ये देखना। उसी के साथ-साथ जीपीएस सिग्नल जो है मोर दैन 80 होना ज़रूरी है, वो चेक करना। साथ ही साथ विंड स्पीड जो है वो कितनी है, सही वेदर है या नहीं। ये प्राइमरी एनालिसिस है जो पायलट कर लेता है और तुरंत ही वहाँ पे एक ड्रोन स्प्रेइंग की जाती है और वो केवल 6 से 7 मिनट में जो है 1 एकड़ खेत जो है ड्रोन के माध्यम से स्प्रे किया जा सकता है। मतलब कि सर कुछ पैरामीटर से जो फार्मर को भी पता रहनी चाहिए और कुछ पैरामीटर से जो पायलट को फॉलो करने ही है। बिल्कुल। तो सर जब किसी किसान ने ड्रोन स्प्रे ऑर्डर किया, बुक किया, तो ये बुकिंग से लेके स्प्रे होने तक ये टाइम कितना लगता है इसमें? जैसे कि मैंने बताया कि हम महाराष्ट्र के 28 जिलों में काम कर रहे हैं। मोर देन 80 ड्रोन्स हमारे डिप्लॉयड है। तो जहाँ पर हमारा ड्रोन उपलब्ध है, वहाँ पर हम नेक्स्ट डे ये सर्विस प्रोवाइड करते हैं। बट ये कंडीशन आइडियल नहीं है। कई बार ऐसा हो सकता है और हमारे साथ हो भी रहा है कि पीक सीज़न है, अभी स्प्रेइंग चल रही है और हमें एक-एक दिन में 1 ड्रोन के पीछे 70 से 80 एकर्स की ऑर्डर आ रही है। बट कोई लिमिटेशंस भी है। अगर आपको स्प्रेइंग करनी है, 1 ड्रोन के पीछे आप कम से कम 10-12 एकड़ से लेके 20 से 25 एकड़ तक स्प्रेइंग कर सकते हो। बट उसके लिए ज़रूरी भी है कि आपके साथ कितनी बैटरी सेट्स है, आपके साथ चार्जर है या नहीं, आपके साथ व्हीकल है क्या नहीं, जहाँ पर आप सारी चीज़ें कैरी कर रहे हो। तो अगर आप मुझे पूछते तो कम से कम 24 विदिन 24 आवर्स हम स्प्रे कर सकते हैं या फिर 24 से लेके 72 आवर्स के अंदर किसानों को ये ड्रोन सुविधा उनके फार्म पर दी जाती है। और फिर जब ड्रोन स्प्रे हो गया, तो फार्मर को कैसे पता चलेगा कि ये प्रॉपरली हर एक एरिया में हुआ है या नहीं? जी, तो इसके लिए हम एक एसओपी फॉलो करते हैं। अच्छा। हमारा पायलट सिर्फ स्प्रे कर कर ही चला नहीं जाता है। जिस किसान के फार्म पर जब स्प्रे होता है, उस किसान के साथ आने वाले 7 दिन तक हमारा पायलट कंटिन्यूअस कॉन्टैक्ट में होता है कि सर आपको जो रिजल्ट्स है वो उनको शोकेस करने के लिए। और हमने ये भी देखा है कि हैंडपंप से कई क्रॉप पे रिजल्ट आने के लिए 6 से 7 दिन लगते हैं। लेकिन ड्रोन स्प्रेइंग के इतने फाइन ड्रॉपलेट्स होते हैं, इतनी एक्यूरेसी होती है, जिसके कारण केवल 2 से 3 दिन में उनको रिजल्ट्स दिखता है। और कई बार शुरुआती दौर में हमें ये भी दिक्कत आई है कि फार्मर को दिखाना कि जितने फाइन ड्रॉपलेट्स आपके क्रॉप पर आ रहे हैं, प्लांट्स पर आ रहे हैं, वो हर कवर कर रहे हैं या नहीं, हर लीव्स कवर कर रहे हैं या नहीं। तो वो समय हम रियल टाइम में जो हमारा पायलट है वो किसानों को बताता भी, आप जाकर चेक कर सकते हैं। आपके सिर्फ ऊपर वाले हिस्से में ही स्प्रे नहीं हुआ है। अपने ड्रिफ्ट के कारण, विंड स्पीड के कारण नीचे साइड में भी इसका स्प्रे गया हुआ। तो इतनी फाइन ट्यून, इतनी एक्यूरेसी के साथ ड्रोन से स्प्रेइंग होती है। और जो हमारे किसान हैं जिन्होंने पहली बार ड्रोन स्प्रे लिया था, अभी हमारे 3 साल से वो अपने हर एक एकड़ में हर स्प्रे के लिए ड्रोन का यूटिलाइज़ेशन कर रहा है। इतनी एक्यूरेसी और इतनी बेनिफिट्स है ड्रोन के। तो किसान को भी समझ में आ रहा है कि मेरा टाइम भी बच रहा है और पैसा भी बच रहा है बिल्कुल, और रिजल्ट अच्छा ही आ रहा है। 100%। तो सर पेस्टिसाइड का तो एक स्प्रे हो गया। उसके अलावा ड्रोन स्प्रे से हम कुछ और भी कुछ चीज़ें कर सकते हैं? बिल्कुल, ड्रोन एक ऐसी चीज़ है जिसका मल्टीपर्पज़ मैं बोलूँगा कि यूटिलाइज़ेशन है। आप ड्रोन से स्प्रे तो कर ही रहे हैं, उसी के साथ-साथ आप सीड स्प्रे कर सकते हैं। उसी के साथ-साथ मैं बोलूँगा कि फार्म नाप होता है। उसी के साथ-साथ सर्विलियंस के लिए भी यूज़ किया जा सकता है। और मैं कि एक रिसेंट यूज़ केस बताऊँगा। अभी हमने एक महानगर पालिका के साथ महाराष्ट्र गवर्नमेंट में ड्रोन के माध्यम से जो मलेरिया, डेंगू के ज़्यादा से ज़्यादा प्रमाण ये रेनी सीज़न में बढ़ते हैं। तो ड्रोन के माध्यम से हमने एज़ अ रिपेलेंट जैसे औषधियाँ हमने स्प्रे करी है,
जिससे ओपन स्पेस और रूफटॉप पे जो पानी स्टोर होता है, वहां पर हमने कई लैंड वाटर जो बॉडीज है, वहां पर हमने ड्रोन के माध्यम से स्प्रे करा है ताकि मॉस्किटो का ब्रीडिंग और स्प्रेड होना कम हो। तो ऐसे मल्टीपल यूटिलाइजेशन है ड्रोन के, जो सिर्फ सीमित नहीं है एग्रीकल्चर एग्रोकेमिकल स्प्रेइंग तक ही। सर वो जो आपने सीड्स का बताया, तो क्या वो सीड्स उतने एक्यूरेट रहेंगे? मतलब अभी तो जैसे मैंने भी देखा है कि किसान डायरेक्ट हाथ से ही डाल देता है, तो ऑब्वियसली उससे ज़्यादा तो एक्यूरेट रहेगा ही। बट उतनी एक्यूरेसी आएगी और अच्छी, ताकि हमारे सीड्स भी एकदम कम यूज़ हो एंड प्लस प्रोडक्शन भी बहुत अच्छा हो। यही तो मोटो है ड्रोन जैसे प्रिसीजन टेक्नोलॉजी का मार्केट में लाने का। एक उदाहरण देना चाहूंगा, कई बार गवर्नमेंट डिपार्टमेंट, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के इनिशिएटिव होते हैं, जहां पर एक सीड बॉल्स यूजुअली फेंके जाते थे, लेकिन आज जो है ड्रोन के माध्यम से ये सीड जो है वो सीड स्प्रेडर के माध्यम से सीड जो बोई जा रही है ओपन स्पेस में, मैं बोलूंगा कि कई जगह फॉरेस्ट लैंड में। तो इसके प्रिसीजन एग्रीकल्चर की जब बात करते हैं, ड्रोन एक ऐसा माध्यम है जहां से एक्यूरेसी एक बहुत ही पैमाने में काम करता है और एक प्रिसाइज तरीके से गिवन, मैं बोलूंगा कि लोकेशन और गिवन रूट के साथ ही वो अपनी एक्टिविटी करता है। अच्छा सर, ये तो काफ़ी इंटरेस्टिंग था। तो सर जैसे सपोज़ अभी आपने कॉटन वगैरह बताया, शुगर केन बताया, जिस पे ड्रोन्स में होता है। तो अगर हम कंपेयर करें उसको लीफ़ी वेजिटेबल्स के साथ में, जैसे सपोज़ किसी ने पालक की खेती की है, तो वहाँ पे हम लोग ड्रोन स्प्रे कर सकते हैं? जी, मैं बोलूंगा कि कर तो सकते हैं, लेकिन मैं भी माइंडसेट बताऊंगा किसानों का, और मैं बोलूंगा कि ऐसे एग्रोनॉमिस्ट का भी, कि जो लीफी वेजिटेबल्स है, जो ईडेबल मैं बोलूंगा कि प्रोड्यूस है, वहां पर रेसिड्यू का एक इशू हो सकता है, जहाँ पर काफ़ी लोग जो है वो प्रेफ़र नहीं करते हैं कि स्प्रे करना। ऐसी जगह पे डेफ़िनिटली ये डिफ़िकल्टी आती है ड्रोन से स्प्रेइंग करना, बट इसका मतलब ये नहीं कि स्प्रे नहीं किया जा सकता है। बिल्कुल भी स्प्रे किया जा सकता है, बट ऐसे कुछ स्टेजेस है, पॉलिनेशन के दौरान हम स्प्रे नहीं कर सकते हैं। अगर आपके क्रॉप की हाइट कम है, जिसके हाई ड्रिफ्ट के कारण वो डैमेज हो सकता है, ऐसे कंडीशन, ऐसे स्टेज में ड्रोन से स्प्रे करना हम अवॉइड करते हैं, ताकि किसानों का नुकसान ना हो और जो रिजल्ट्स हम कमिट करते हैं वो रिजल्ट्स भी आए। अच्छा सर। इसके अलावा मतलब अगर हम स्पेसिफिकली अगर ड्रोन के लिमिटेशंस के बारे में जानें, तो वो क्या होंगे सर? जी, जैसे कि भी हर कोई बात करता है कि ड्रोन के बेनिफिट्स क्या है, लेकिन उतने इसके लिमिटेशंस भी हैं। मैं इसको 2 तरीके से रखना चाहूँगा, एक प्रोडक्ट एज़ अ हार्डवेयर, मैं दूसरा एक बताना चाहूँगा कि ऑपरेटर, तीसरा मैं एक बताना चाहूँगा कि इसका प्राइस फैक्टर। ये 3 चीज़ें हैं जो बहुत ही मायने रखती है जब भी हम ड्रोन की बात करें। तो अगर जब भी हम ड्रोन एक प्रोडक्ट खरीदना चाहते हैं, तो डीजीसी अप्रूव्ड होना चाहिए। सेकंड चीज़, जो पायलट इसको हैंडल करता है, वो डीजीसी अप्रूव्ड पायलट ही होना चाहिए। साथ ही साथ एक ड्रोन एक नई टेक्नोलॉजी मार्केट में आई है, तो उसका प्राइस जो है, वो थोड़ा मैं बोलूँगा कि मार्केट में थोड़ा हायर है। तो एक जो हमारे स्मॉल मार्जिनल किसान हैं, उनको खरीदने के लिए दिक्कत जाती है। बट इसका मतलब ये नहीं कि वो खरीद नहीं पाएगा। ये मार्केट में काफ़ी सारी सुविधाएँ चल रही है। गवर्नमेंट स्कीम्स है जहाँ पर किसानों को सब्सिडी दी जा रही है। एआईएफ जैसे लोन फैसिलिटी है जहाँ पर उनको सबवेंशन पर 3% सबवेंशन इंटरेस्ट रेट पर उनको लोन भी दिया जा रहा है। इतना ही नहीं, जो ड्रोन खरीदी नहीं कर सकते, उनके लिए रेंटल सुविधा भी उपलब्ध की हुई है। तो ये सारे इसके लिमिटेशन के साथ-साथ अब मार्केट में इसके सॉल्यूशन भी उपलब्ध है। सर जैसे कि आपने सब्सिडीज़ के बारे में बताया, तो सब्सिडीज़ और लोन्स में भी डिफरेंशिएशन है। तो आप उसको थोड़ा और डिटेल में बताइए? जी, तो निखिल, जैसे कि हम समझते हैं कि सेंट्रल गवर्नमेंट की स्कीम है एसएमटीएफ, सबमिशन ऑन एग्रीकल्चर मैकेनाइजेशन, जहाँ पर 100% सब्सिडी है आईटीआर इंस्टीट्यूशंस, एबीकेस फॉर डेमोन्स्ट्रेशन, 75% फॉर एफपीओस, राइट? बट अगर हम इसको थोड़ा डिटेल आउट करें, अगर एक इंडिविजुअल को ड्रोन में सब्सिडी चाहिए, तो एक इंडिविजुअल फार्मर को अगर सब्सिडी चाहिए, आपको 40% सब्सिडी मिलेगी इंडिविजुअल फार्मर को। उसी के साथ-साथ अगर कोई एग्री ग्रेजुएट है, ही विल गेट 50% सब्सिडी अप टू 5 लाख रुपीस। सीएचसी है, फार्म मशीनरीज़ है, मशीनर बैंक्स है, इनको भी 40% की सब्सिडी जो मिलती है, जहाँ पर वो अवेल कर सकते हैं। लेकिन जैसे हम बात कर रहे थे, ड्रोन एक कॉस्ट हेवी प्रोडक्ट है। 10 लाख तक की अगर प्राइस आती है, तो इसमें जो प्रावधान है, एग्रीकल्चर इंफ्रा फंड के माध्यम से एक लोन के रूप में 3% सबवेंशन इंटरेस्ट पे मिलता है, जहाँ पर आप 40% सब्सिडी एक इंडिविजुअल फार्मर अवेल कर सकता है और रिमेनिंग अमाउंट जो है, वो लोन कर सकता है। जहाँ पर एआईएस के माध्यम से आपको वर्किंग कैपिटल के लिए भी एक हेल्प मिलती है। अगर हम महाराष्ट्र की बात करें, महा एग्री एआई पॉलिसी के अंदर भी
आपको ड्रोन ऑपरेशन स्प्रेइंग एंड ट्रायल के ऊपर भी आपको सब्सिडी इन फेज 2 मिलने वाला है। इसी के साथ-साथ एससी, एसटी विमेन और एससी, एसटी मार्जिनलाइज्ड कम्युनिटी के लिए महाप्रीत डिपार्टमेंट के अंदर भी आपको सब्सिडी मिलती है। अगर हम बात करें ड्रोन दीदी को तकरीबन 80% अप टू 8 लाख तक की सब्सिडी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से दी जाती है। तो यही डिफरेंस मैं बोलूँगा, गवर्नमेंट सब्सिडी थ्रू आपको एक डायरेक्टली सब्सिडी मिलेगी। सेकंड, जो आपको वर्किंग कैपिटल या फिर रिमेनिंग अमाउंट का अगर लोन करना है तो एआईएफ जैसे फंड के माध्यम से किसान अब 3% सब्वेंशन इंटरेस्ट के ऊपर भी लोन ले सकता है। ये तो काफ़ी ज़रूरी चीज़ है जो सभी को पता रहनी चाहिए। किसी 3% के ऊपर आपको लोन भी मिलता है रिमेनिंग अमाउंट। तो सपोज़ सर किसी किसान ने जिसके पास में कैपिटल है या फिर उसने लोन लेकर कैपिटल जमा कर लिया, उसने ड्रोन ले लिया, तो उसके अंडर में क्या वो ड्रोन पायलट्स रख सकता है खुद के? या फिर ड्रोन पायलट्स कहीं और से उसे लाना पड़ेगा? जी। सबसे पहले अगर आपको ड्रोन खरीदना है तो आपका सर्टिफाइड ड्रोन पायलट होना नेसेसरी है। उसके लिए आपके पास पायलट लाइसेंस होना ज़रूरी है। ना पहले उसी किसान को एक ड्रोन पायलट का पहले सर्टिफिकेट लगेगा। यस, अगर आपको सब्सिडी लेनी है, लोन के लिए प्रावधान करना है तो आपको ड्रोन पायलट होना ज़रूरी है। दिक्कत ये है, मैंने अभी आपको बोला कि मार्केट में ड्रोन पायलट की किल्लत है। तो कई सारी एजेंसीज़ हैं, कई सारे आरपीटीओ हैं, जो आपको ड्रोन पायलट उपलब्ध करके देते हैं। बट दिक्कत वही आती है, जब भी हम ड्रोन को एक कमर्शियल बिज़नेस की तरह देखेंगे, तब मैं मेरे एक्सपीरियंस से बताना चाहूँगा, रादर देन हायरिंग अ ड्रोन पायलट, इफ यू बिकम अ योर ओन ओनर ऑफ द ड्रोन एंड यू विल बी द ओनली वन हू विल फ्लाइंग द ड्रोन, तब आप एक प्रॉफिटेबल बिज़नेस इसको बना सकते हैं। जहाँ पर इसकी सीमाएँ हैं। जब भी हम ड्रोन खरीदते हैं, जब भी हम एक एक्सटर्नल पायलट रखते हैं, तो आपको पता है कि इंडस्ट्री में ड्रोन पायलट की इतनी ज़्यादा डिमांड है, वो कब जॉब स्विच करेगा, कब खुद का बिज़नेस स्टार्ट करेगा, ये आप बता नहीं सकते। तो इसी दौरान आपके बिज़नेस से काफ़ी हैम्पर हो सकता है, जिसी के लिए मैं आपको एक है ना एग्ज़ाम्पल के तौर पर बताना चाहूँगा, अगर आपको एक ड्रोन सस्टेनेबल और स्केलेबल प्रॉफिटेबल बिज़नेस देखना है, तो आपका खुद ड्रोन पायलट होना ज़रूरी है। आपके पास एडिक्वेट बैटरी सेट होना ज़रूरी है, आपके पास व्हीकल होना ज़रूरी है और आपको मार्केट और क्रॉप प्रोफाइलिंग, क्रॉप बेल्ट की अंडरस्टैंडिंग होनी ज़रूरी है। अगर ये चीज़ों का आपको मैं बोलूँगा कि ज्ञान है, ये चीज़ों के बारे में आपको नॉलेज है, तो मैं दावे के साथ आपको बताता हूँ, आप एक ड्रोन से साल में कम से कम 10 से 12 लाख रुपया कमा सकते हैं, वो भी श्योर शॉट। ये तो सर आईटी में जितना लोग कमाते हैं उससे भी ज़्यादा। बिल्कुल। तो सर अभी जैसे आपने मेंशन किया कि ड्रोन 4 लाख से 10 लाख तक मिलता है। तो कोई किसान उसमें से चूज़ कौन-सा करे कि कौन-सा लेना चाहिए? जी। उसमें कौन से पैरामीटर्स है जो उसने याद रखे? सबसे पहले पैरामीटर मेजर ये है कि वो डीजीसीए अप्रूव्ड होना चाहिए, फर्स्ट। सेकंड थिंग उसमें ऑप्शंस आते हैं कि स्मॉल कैटेगरी ड्रोन, मीडियम कैटेगरी ड्रोन, हेक्साकॉप्टर, क्वाडकॉप्टर। उसके पास वो ऑप्शंस रहेंगे कि उनके अलग-अलग मेरिट डिमेरिट्स हैं। वो किसान के पास चॉइस रहेगी उनको कौन-सा लेना है। सबसे पहले मैंने जैसे बताया डीजीसीए सर्टिफाइड होना ज़रूरी है। उसी के साथ-साथ इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि वो ड्रोन का आफ्टर सेल सर्विस जो है, वो कैसा है? आपके लोकल एरिया में वो सर्विस दी जाती है क्या? अगर आपका ड्रोन क्रैश होता है, तो वो कितने दिनों के अंदर वो रिपेयर हो पाएगा? दैट इज़ मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग। अगर आपको एक अगर वो स्केलेबल सर्विस बिज़नेस देगी करना कि है। नहीं? या फिर ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट और क्रिटिकल पॉइंट है जब भी आप ड्रोन स्प्रेइंग को एक बिज़नेस की तरह देखते हैं, कि आपका अगर ड्रोन क्रैश होता है, तो वो कितने दिनों में रिस्टोर हो रहा है, कितने दिनों में रिपेयर हो रहा है। उसका सर्विस सेंटर आपके नियर बाय लोकेशन में है या नहीं? अगर नहीं है, तो आफ्टर सेल सर्विस जो है आपको कितने दिनों में आपके फार्म गेट पर मिल रही है? ये बहुत ही इम्पोर्टेंट पैरामीटर है। सर अभी यहाँ पे एक क्वेश्चन ऐसा आता है कि अभी तो हमारा पीक टाइम है, ठीक है? जैसे ये पीक टाइम खत्म होता है, जब समर सीज़न स्टार्ट होता है, तो उस वक़्त पे ड्रोन पायलट्स का अर्निंग सोर्स रुक जाता है कि कैसे होता है? जी। ये सबसे बड़ा मैं बोलूँगा एक नीड गैप भी है और मैं बोलूँगा इस चैलेंज को हम सॉल्व भी कर सकते हैं। एक थोड़ा-सा सिंपल सा कैलकुलेशन करते हैं। 3 सीज़न आते हैं हमारे यूजुअली खरीफ, रबी और ज़ायद, ठीक है? और अगर हम पूरी बात करें साल की 365 डेज़ में से ऑपरेशनल डेज़ कितने होते हैं, जहाँ पर हम स्प्रेइंग कर पाएँ? ऑन एन एवरेज मैं बोलूँगा कि इन टर्म्स ऑफ एग्रोक्लाइमेटिक कंडीशन, जियोग्राफिकल पैटर्न, क्रॉपिंग पैटर्न, जहाँ पर वैरी करता है 144 डेज़ से लेके 220 डेज़ तक। मिनिमम 144 डेज़ आपको स्प्रेइंग के ऑपरेशनल डेज़ मिल सकते हैं और आपको 220 डेज़ तक भी मिल सकते हैं ऐसे कई रीजन में।
इसी पीरियड में आपका ड्रोन एज अ पायलट एक्टिवेट रहेगा जहाँ पर फुल फ्लेज में वो सर्विस प्रोवाइड कर सकता है। बट जो एक लीन पीरियड होता है, जो मैं बोलूँगा कि जहाँ पर सीज़न नहीं है, उसी दौरान पायलट जो है काफ़ी बार इसके प्रमोशन, इसके बेनिफिट्स काफ़ी बार जो किसानों को ड्रोन के बारे में पता नहीं है, उनको इसका प्रचार-प्रसार करना, टेक्नोलॉजी का डिसेमिनेशन करना, ये सारी चीज़ें जो है, वो एक ड्रोन पायलट ही खुद मार्केटिंग प्रमोशन के दौरान उसके रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी में प्ले करता है। तो सर जैसे कि आपने बताया कि इसमें ड्रोन लेने के बाद किसी भी फार्मर को बहुत सारा बेनिफिट हो सकता है। उसका आरओआई एक ही साल में निकल सकता है। तो आप किसी का एग्ज़ाम्पल दे सकते हो जिसके रियल लाइफ़ में चेंज हुआ हो? बिल्कुल, बिल्कुल। ये हमेशा मैं बड़े प्राउड के साथ बोलता हूँ कि हमने एक पहला ट्राइबल पायलट हमने तैयार किया 3 साल पहले, जो एक आदिवासी है राज सिडाम करके। उसका ग्रेजुएशन भी कंप्लीट नहीं हुआ था। बट जब हमने ये एग्ज़िबिशन के दौरान जब टेक्नोलॉजी डिसेमिनेशन के दौरान, अवेयरनेस प्रोग्राम के दौरान जब हमने डेमोन्स्ट्रेशन दिया, ही वाज़ सो एंथुसियास्टिक, ही वाज़ सो इंटरेस्टेड और उन्होंने हमसे जुड़ने की बिल्कुल आशा जताई कि सर मुझे भी ड्रोन उड़ाना है, मैं उड़ा सकता हूँ क्या? तो सलाम किसान ने उसे एक मौका दिया और हमने उसको एक पहला एक आदिवासी ट्राइबल पायलट अपॉइंट किया। जिसकी सैलरी जब शुरू हुई थी 3 साल पहले 15 से 18,000 तक की और आज वो जो है महाराष्ट्र में हर जिलों में जाकर लोगों को सिर्फ ड्रोन स्प्रेइंग की सुविधा ही नहीं देता है, जो यूथ है, यंग जनरेशन है, उनको खुद की स्टोरी से इंस्पायर और मोटिवेट भी करता है कि उसकी जर्नी एज़ अ ड्रोन पायलट की शुरू हुई थी, आज वो ड्रोन ट्रेनर है। इतना ही नहीं, सबसे ज़्यादा एकरेजेस उसने साल में किए। 1 साल में उसने तकरीबन 3200 एकड़ स्प्रे किया हुआ है। वाह! आज अगर हम बात करते हैं, उसकी लाइफ में बदलाव क्या आया है? सलाम किसान के माध्यम से उसने उसका एजुकेशन ही कंप्लीट नहीं किया, आज वो पोस्ट ग्रेजुएशन तक की पढ़ाई कर रहा है। इतना ही नहीं, आज की उसकी सैलरी जो है, वो आज 30,000 से ज़्यादा 1 महीने में कमा रहा है और इसी की इंस्पिरेशन लेके, उसी के गाँव से, वो एक गिलगिली छोटे से गाँव से आता है। वहीं के गाँव के बच्चों ने, विद्यार्थियों ने अभी ग्रेजुएशन में एडमिशन लेना शुरू कर दिया है, जो कि पहले सिर्फ 10th तक ही पढ़ाई करते थे। क्योंकि अभी उन्हें पता चला कि राज की लाइफ कैसे बदली है। एक ड्रोन पायलट से लेके ड्रोन ट्रेनर तक। इतना ही नहीं, 15 से 18,000 की सैलरी से लेके 30 से 35,000 की सैलरी तक। इतना ही नहीं, ही वाज़ आल्सो अवॉर्डेड एंड अप्रिशिएटेड बाय देयर लोकल एमएलए मिस्टर सुधीर मुनगंटीवार जी, जो कैबिनेट मिनिस्टर हुआ करते थे। उनके द्वारा उसे एक अवार्ड भी दिया गया है। तो ये सारी सक्सेस स्टोरी राज की रही है और उसकी प्रेरणा भी बाकी बच्चों के लिए, किसानों के लिए काफ़ी प्रेरणादायी रही हुई है। सर काफ़ी इम्पैक्टफुल स्टोरी है। लेकिन सर यहाँ पे एक छोटा-सा डाउट है कि जब समर सीज़न आता है, उस वक़्त तो कहीं पे भी फार्मिंग उतनी होती नहीं है। तो वहाँ पे ड्रोन स्प्रे का क्या होता है? ड्रोन पायलट्स का क्या होता है? जी, तो उसी दौरान क्या होता है कि मैंने आपको बता दिया कि रबी, खरीफ, ज़ायद, हम अगर मंथ बाय मंथ जाएँ, तो एक पीरियड आता है जहाँ पर अक्टूबर से लेके दिसंबर तक थोड़ी स्प्रेइंग कम होते हुए आ जाती है और एक पीरियड आ जाता है जहाँ पर हमारा जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई यहाँ तक, ये पीरियड में जो पायलट्स हैं, एज़ अ सॉइल टेस्टिंग ऑफिसर का रोल प्ले करते हैं। अच्छा, जहाँ पर सलाम किसान के माध्यम से वो गाँव-गाँव में जाकर सॉइल टेस्टिंग के बेनिफिट्स बताते हैं। इतना ही नहीं, सॉइल कलेक्शन कैसे किया जाए, वो भी सिखाते हैं और जो किसानों को सॉइल टेस्ट करना है, उनका सॉइल टेस्ट भी करा के देते हैं। तो ये ऐसे मल्टीपल रोल है जो एक सेम ड्रोन पायलट प्ले कर सकता है। ड्यूरिंग सीज़न, ही कैन एक्ट एज़ अ ड्रोन पायलट। जब ऑफ सीज़न होता है, जहाँ पर मैं बोलूँगा कि सॉइल टेस्टिंग जैसे सुविधाएँ वो किसानों को देता है। इतना ही नहीं, बाकी जो समय रहता है वहाँ पर किसानों के साथ जुड़कर उन्हें वो एक क्रॉप एडवाइज़री, एक खेती किस तरीके से की जानी चाहिए, प्रिसिजन एग्रीकल्चर क्या होता है, इसका अवेयरनेस भी किसानों को देता है। अच्छा। तो यहाँ पे मैं हमारे ऑडियंस को ये कहना चाहूँगा, अगर आप भी अगर एक ड्रोन पायलट बनते हो, तो आपको ड्रोन स्प्रे के अलावा आपको थोड़ा-सा एग्रोनॉमी जैसा भी बनना पड़ेगा। ऑफ सीज़न में आप सॉइल टेस्टिंग भी करोगे या उसके अलावा वर्ड ऑफ माउथ मार्केटिंग जैसी होती है, वैसे ही आप अवेयरनेस भी स्प्रेड करोगे फार्मर्स के भी, कि वो लोग कैसे टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट कर सकते हैं और ज़्यादा प्रोडक्शन कर सकते हैं। बराबर सर? वेरी ट्रू। अच्छा, सर तो अभी यहाँ तक हमने बहुत सारी ड्रोन टेक्नोलॉजी के ऊपर बात ही करी है। तो एक्चुअली इससे हम लोग और कौन से बिज़नेस मॉडल से हम लोग कमा सकते निखिल, इसमें डिफरेंट डिफरेंट बिजनेस मॉडल है, बट मैं 4 बिजनेस मॉडल के बारे में बात करें। एक टैक्स, ड्रोन एज अ सर्विस, सेकंड ड्रोन सेल, थर्ड आरपीडीए,
सकती है। फोर्थ, आफ्टर सेल सर्विस। वन बाय वन हम डिस्कस करते हैं। मैं नंबर के साथ बात करना चाहूँगा। अगर हम डैश के बारे में बात करते हैं, ड्रोन एज़ अ सर्विस। सबसे पहले हम बात करेंगे इन्वेस्टमेंट, इसकी कैपिटल इन्वेस्टमेंट क्या है, आपकी ऑपरेशनल कॉस्ट क्या लगने वाली है, इससे कितना रेवेन्यू जनरेट होगा और आप प्रॉफिट कितना कमा सकते हैं। अगर हम इन्वेस्टमेंट की बात करें, अगर आपको प्रॉफिटेबल स्केलेबल बिजनेस ड्रोन में देखना है, तो सबसे पहले आपकी तकरीबन 10 लाख की इन्वेस्टमेंट है। 10 लाख की इन्वेस्टमेंट में आपको क्या क्या मिलेगा? सबसे पहले आपको एक डीजी से अप्रूव्ड ड्रोन मिलेगा, राइट? इसके साथ साथ मिनिमम 5 बैटरी से हो सकते हैं। उसी के साथ साथ आपको फ्री ड्रोन पायलट लाइसेंस, इंश्योरेंस, ड्रोन बॉक्स, साथ साथ आफ्टर सेल सर्विस मिलेगी, जो कि बिजनेस चलाने के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट। अगर ये चीज़ें आपके पास है तो आप एक स्केलेबल बिजनेस बना सकते हैं। तो वो आप मुझे पूछेंगे कैसे? तो सिंपल सा आंसर है। हम कैलकुलेट करते हैं। अगर महाराष्ट्र की बात करते हैं, तो रीजन बाय रीजन 144 डेज से 220 डेज के हमें ऑपरेशनल डेज मिलेंगे, जहाँ पर हम स्प्रेइंग सुविधा प्रोवाइड कर सकते हैं। ये हम एक सिंपल कैलकुलेशन के लिए उदाहरण के तौर पर साल में 200 दिन ऑपरेशनल पकड़ते हैं, राइट? ऑन एन एवरेज प्राइस अगर हम बात करते हैं, तो ₹500 आप कर सकते हैं। कई जगह हमें मिल रही है 500, 550, कई जगह वेस्टर्न रीजन में 600 से ₹700 मिल रही है। तो हम एग्जाम्पल के तौर पर ₹500 प्रति एकड़ एक स्प्रेइंग चार्जेस पकड़ लेते हैं। जो मैंने आपको ड्रोन और एक्सेसरीज बताई, उसमें कम से कम आप एक दिन में 15 एकड़ तक आप स्प्रेइंग कर सकते हैं। सिंपल सा कैलकुलेशन है, 200 ऑपरेशनल डेज, 200 इंटू 15 एकर्स पर डे इंटू 500 इज इक्वल टू आप एक साल में तकरीबन 15 लाख तक कमा सकते हैं ऑन एन इन्वेस्टमेंट ऑफ 10 लाख रुपीज। अगर आप मुझे पूछेंगे, सर आपका प्रॉफिट है क्या? बिल्कुल। तो निखिल नहीं, इसमें कुछ ऑपरेशनल कॉस्ट भी है जो आपको बिल्कुल भी कंसिडर करेंगे। तो सबसे पहले कॉस्ट आती है, अगर आप खुद ड्रोन नहीं उड़ा रहे हो, तो सबसे पहले ऑपरेशनल कॉस्ट आती है आपकी ड्रोन पायलट की सैलरी। मार्केट में वो वैरी करती है 15,000 से लेके 25 से 30,000, ऑन एन एवरेज हम 20,000 रुपये पड़ रही है। सालाना इसकी कॉस्ट हो गई 2,40,000 रुपये। उसके बाद हम फ्यूल चार्जेस की अगर बात करते हैं, तो ये आप तकरीबन ऑन एन एवरेज पकड़ लीजिए 40,000 रही है। अगर कैलकुलेशन हम पकड़ते हैं, तो सिंपल सा कैलकुलेशन है। अगर हम बाइक की बात करें, तो उसका माइलेज होता है 50 तक। उसी के साथ साथ उसका जो ऑपरेशनल एरिया होता है 50 किलोमीटर्स के अंदर होना है, और पेट्रोल प्राइस जो है इसकी ₹110 है। सिंपल सा कैलकुलेशन है, 50 जो है आपका कितनी एरिया में आप स्प्रेइंग करने वाले हैं, डिवाइडेड बाय 50 जो आपके बाइक का माइलेज है, इंटू आपको पेट्रोल कॉस्ट डालनी है 110। मान लो एक दिन की आपकी कॉस्ट पेट्रोल की आ गई ₹110। उसकी थर्ड आती है कि जब भी आप ड्रोन खरीदी करेंगे, तो ये फॉर श्योर है आप ड्रोन क्रैश करेगा। 4 से 5 बार आप ये क्रैश करोगे। आप कितने भी प्रोफेशनल पायलट क्यों ना हो, द पेड कॉस्ट पैरासेलर करना इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। तो मान लीजिए कि ड्रोन क्रैश का कॉस्ट भी आता है आपको ₹5,000 पर क्रैश, जहाँ पर यूजुअली आपके खराब होंगे प्रोपेलर्स, कई बार मैं बोलूँगा कि नोज़ल्स जाएँगे, लैंडिंग गियर जाएँगे, इन वेरी रेट इज़ मोटर। तो ऑन एन एवरेज में अगर पकड़ ले तो साल का ₹25,000 हम क्रैशेस के लिए होगा। तो ये सारा अगर कैलकुलेट भी कॉस्ट करते तो तकरीबन 3,05,000 तक जाता है। हम उसको सम अप कर लेते हैं कि लाइक 3 लाख पकड़ लें, तो सीधा 15 लाख में से 3 लाख चले गए। तो हमारा आ गया यहाँ पे सीधा 12 लाख का रेवेन्यू, जो हम 1 साल में 1 ड्रोन से कमा सकते हैं। तो ये एक है अपना डैश मॉडल, जो अभी हर जगह भारत में काफ़ी तेज़ी से चल रहा है। हर कोई ड्रोन एंटरप्रेन्योर बन रहा है, और ड्रोन एंटरप्रेन्योर बन के डैश मॉडल से मिनिमम 10 से 12 लाख रुपए प्रति साल का। सर इसके बाद में और दूसरे मॉडल? जी, इसके बाद में वेरी इंटरेस्टिंग एक दूसरा मॉडल आता है कि जैसे मैंने अभी आपके साथ बात की ड्रोन क्रैशेस की जो कॉस्ट है, ये मैंने आपको बताई कि मिनिमम 25,000 रुपए। तो आप समझ लीजिए कि काफ़ी सारी अगर इंडिया में अगर देखेंगे तो ड्रोन की मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज़ पे दिल्ली में है, बैंगलोर, हैदराबाद, चेन्नई ऐसी जगहों पे है। तो उनके लिए भी ये पॉसिबल नहीं है कि ग्राउंड में जाके 2 दिन के अंदर रिपेयर मेंटेनेंस या फिर आफ्टर सेल्स सर्विस प्रोवाइड कर। तो ऐसे केसेस में ड्रोन मैन्युफैक्चरर क्या करते हैं, एक आफ्टर सेल सर्विस सेंटर जो है डिस्ट्रिक्ट या फिर तहसील लेवल पे वो एस्टैब्लिश करते हैं। जहाँ पर एक एंटरप्रेन्योर को एक एक धंधा एक मिल सकता है, जहाँ पर आफ्टर सेल सर्विस, जहाँ पर उन्हें मिलेगा विजिटिंग के चार्जेस, रिपेयर मेंटेनेंस के चार्जेस,
इसी के साथ-साथ जो स्पेयर पार्ट्स रिप्लेस होंगे, इसी के ऊपर कमीशन मिलता है। तो सेकंड मॉडल वुड बी कि आफ्टर सेल्स सपोर्ट और सर्विस सेंटर से कोई भी एक बिज़नेस ड्रोन में कर सकता है। ये। देन आरपीटीओस। तो आरपीटीओ हमने बात करी है कि बहुत ही ज़्यादा ड्रोन पायलट की ज़रूरत है। तो आरपीटीओ में मैं बोलूँगा कि जॉब अपॉर्च्युनिटीज़ भी है और उसी के साथ-साथ बिज़नेस भी इससे आप जनरेट कर सकते हैं। आप एक बैच में तकरीबन 30 बच्चों की बैच होती है, 30 बच्चों को ट्रेनिंग दे सकते हैं। उसमें लगने वाला खर्चा मैं शायद डिस्क्लोज़ नहीं कर पाऊँगा लेकिन बहुत ही मिनिमल होता है। और मार्केट में ड्रोन प्राइस जो है, ड्रोन लाइसेंस की प्राइस जो है तकरीबन 20 से 20,000 की रेंज में है। अगर आप एक बैच में 30 ही नहीं कम से कम 20 बच्चों को भी ट्रेन करते हैं, तो यू विल गेट टू नो कि आप साल में अगर 1 महीने में 3 बैचेस भी चला, तकरीबन सिर्फ 9 महीने के लिए आपका आरपीटीओ अगर फंक्शनल है, तो यू कैन जनरेट ह्यूज अमाउंट ऑफ मनी फ्रॉम आरपीटीओ। अच्छा, तो इसको मैं एक लेवल और डीप करना चाहूँगा कि आरपीटीओ ओपन करने के लिए क्या-क्या चीज़ें हैं? जी, आरपीटीओ ओपन करने के लिए मैं बोलूँगा सबसे पहले बेसिक क्राइटेरिया है, आपके पास एक क्लासरूम होना चाहिए, उसके बाद फ्लाइंग ज़ोन होना चाहिए। क्लासरूम जो है आपको पीएनजी लाइक स्क्वायर पिट का होना चाहिए, 60 बाय 60 मीटर का पर फ्लाइंग ज़ोन होना है। इसके बाद आपको स्टिमुलेटर सेटअप लगेगा, ड्रोन्स लगेंगे, साथ ही साथ आपको इंस्ट्रक्टर लगेंगे, अकाउंट मैनेजर लगेगा और ये सारी चीज़ें के बाद आपको 24 प्रकार के डॉक्यूमेंटेशन लगेगी, जहाँ से लैंड रिकॉर्ड के साथ-साथ आपके जो ड्रोन है, उसके डॉक्यूमेंट लगेंगे, बैटरी साइकिल्स, बैटरी रेटिंग के साथ-साथ के काफ़ी सारी चीज़ें आपको डॉक्यूमेंट देनी पड़ेगी, आपको कलेक्टर से एनओसी लेनी पड़ेगी। ये तकरीबन 24 डॉक्यूमेंट्स आपको लगेंगे आरटीबी एस्टैब्लिश कर। मतलब सर हम लोग ऐसा कह सकते हैं कि ड्रोन टेक्नोलॉजी इट्स लाइक अ इकोसिस्टम। यहाँ पे सभी चीज़ें एक-दूसरे से कनेक्टेड है, उससे मल्टीपल रेवेन्यू सोर्सेस क्रिएट हो रहे हैं। 100% यहाँ पे मैं सर ये भी जानना चाहूँगा कि अभी जैसे उसे हम लोग ड्रोन पायलट मेल्स ही देखते हैं, तो क्या हमारी भारतीय महिलाएँ इसमें पार्टिसिपेट कर रही है और कैसे कर रही है? 100% भारतीय महिला पार्टिसिपेट ही नहीं कर रही है, उनका योगदान जो है, अपने भारत के ड्रोन इकोसिस्टम में कई ज़्यादा बताते हुए बड़ी खुशी हो रही है कि महाराष्ट्र की पहली ड्रोन महिला पायलट जो है वर्धा से, विनीता शेळके वाघमारे, वो एक एग्री ग्रेजुएट है और एक छोटे से गाँव से आती है, वो महाराष्ट्र की पहली ड्रोन महिला पायलट है। ऐसी महिलाओं ने बाकी महिलाओं को और विमेन्स को इतना इंस्पायर किया है कि आज वो केवल सिर्फ ड्रोन पायलट ही नहीं, ये खुद एक टेक्नीशियन है। वो खुद महिला खेतों में जाकर स्प्रेइंग कर रही है। इतना ही नहीं गाँव-गाँव जाकर ड्रोन का प्रचार प्रसार भी कर रही है और ये महिलाओं को सक्षम बनाने के लिए जो नमो ड्रोन दीदी योजना है, जहाँ पर तकरीबन 80% सब्सिडी तकरीबन 8 लाख रुपए तक उनको जो सपोर्ट दिया जा रहा है, जहाँ पर उनको ट्रेनिंग भी दी जा रही है, जहाँ पर उनको फैसिलिटी दी जा रही है, जहाँ पर मिनिमम ऑर्डर भी उनको दिए जा रहे हैं, जिसके कारण आप महिला भी सक्षम और महिलाओं का ड्रोन इंडस्ट्री में बहुत ही ज़्यादा योगदान है। क्योंकि आजकल अगर हम देखते हैं ग्राउंड में या फिर आप गाँव में जाओगे, तो कोई महिला जो है टेक्नो savvy या फिर खेत या फिर घर के बाहर आके काम नहीं कर बट अभी दुनिया बदल रही है। आज की महिलाएँ ही ड्रोन नमो दीदी का फेस है और जहाँ पर महिला हर गाँव में, हर क्षेत्र में इसका जो है मैं बोलूँगा प्रसार कर सर काफ़ी अच्छा लगा सुन के कि हमारे देश की महिलाएँ भी ड्रोन टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट कर रहे हैं और सस्टेन कर रहे हैं। तो सर यहाँ पे उनके रिगार्डिंग भी कुछ बहुत सारे प्रॉब्लम्स होती होंगी जब वो एज़ अ ड्रोन पायलट बनते हैं। तो वो आप उसको थोड़ा एग्ज़ाम्पल से समझा सकते हैं? बिल्कुल काफ़ी सारे चैलेंजेस हैं। एक टू व्हीलर पे एक ड्रोन ले जाना, एक सबसे बड़ा मोबिलिटी का इश्यू है। और साथ ही साथ अभी जो इन जनरल ट्रेनिंग चल रही है, दैट इज़ नॉट सफिशिएंट। विदिन अ 5 डेज़ यू आर नॉट एबल टू फ्लाई ड्रोन एफिशिएंट। तो वो ट्रेनिंग जो है हैंड्स ऑन ट्रेनिंग कम से कम 15 से 20 दिनों की होनी चाहिए, जहाँ पर आपको ना कि ड्रोन स्प्रेइंग सिखाई जाए, बेसिक असेंबली, रिपेयर, मेंटेनेंस भी सिखाया जाए। तो मैं बोलूँगा सेकंड इसका चैलेंज है ये ड्रोन फ्लाइंग एंड ट्रेनिंग। स्किल डेवलपमेंट इज़ आल्सो इम्पोर्टेंट और साथ ही साथ जब गाँव कस्बे में जाते हैं तो आपको खेतों तक ड्रोन लेके जाना, वहाँ पर ड्रोन उठाकर स्मॉल कैटेगरी की अगर बात करते हैं तो 25 किलो का आपको ड्रोन फ्लाई करना क्वाइट भी थोड़ा-सा डिफिकल्ट हो सकता है, बट हमारी महिलाएँ पीछे नहीं हैं। भारत में ऐसी ड्रोन महिलाएँ हैं जो ये सारे उलझनों का सॉल्यूशन लेकर आई है और किसानों को ड्रोन स्प्रेइंग का ये योगदान या फिर सुविधा दी जाती है। क्या? फिर मुझे ये भी जानना था कि ये जो ड्रोन इकोसिस्टम है, इसमें जॉब अपॉर्च्युनिटीज़ क्या-क्या है? ड्रोन इकोसिस्टम में डाइवर्स जॉब अपॉर्च्युनिटी है, राइट फ्रॉम ड्रोन पायलट जो ड्रोन फ्लाइंग के लिए लगता है, ड्रोन इंस्ट्रक्टर जो ड्रोन पायलट तैयार करने में आरपीटीओ में लगता है।
ड्रोन टेक्नीशियन जो मैन्युफैक्चरिंग के लेके ड्रोन रिपेयर मेंटेनेंस में लगता है, उसी के साथ साथ मैं बोलूँगा कि जीआई एनालिस्ट, डेटा एनालिस्ट, सर्वेलियंस एंड मैपिंग करने वाले लोग, डेटा इंटरप्रिटेशन करने वाली है, ये सारी जॉब अपॉर्चुनिटीज है ड्रोन इकोसिस्टम में सबके लिए, मेल फीमेल हर कोई इसमें कर सकता है। तो फिर अभी यहाँ तक तो हम सभी को ये समझ गया कि ड्रोन के बेनिफिट्स क्या है और उसके कहाँ पे हम लोग उसको यूज़ नहीं कर सकते हैं या फिर लोन्स कैसे मिल सकते हैं, सभी ऑडियंस को ये सब समझ गया। तो यहाँ पे जब कंपनीज़ है, ड्रोन कंपनीज़ है, तो मार्केट्स में ऐसे कौन सी प्रॉब्लम्स है जो सरकार ने सॉल्व करनी चाहिए या फिर जहाँ पे सरकार पीछे है? जी, मैं बोलूँगा एक पोटेंशियल है, एक अपॉर्चुनिटी है, प्रॉब्लम्स जो है वो सॉल्व कर सकते हैं। मैंने पहले ही बोला कि ड्रोन एक कॉस्ट हेवी प्रोडक्ट है, हर किसान खरीदी नहीं कर सकता है। गवर्नमेंट की सब्सिडीज है, लेकिन मैं बोलूँगा कि हर किसी को मिलना पॉसिबल भी नहीं, लिमिटेड लोगों को ही मिलेगी। दूसरी चीज़ है फाइनेंस। फाइनेंस में गवर्नमेंट का बिल्कुल भी आपको कोलैटरल के साथ लोन मिल रहा है, कई स्कीम के साथ आपको कोलैटरल फ्री भी लोन मिल जाएगा। लेकिन कुछ दिक्कतें हैं फाइनेंस, एक्सेस टू फाइनेंस टू फार्मर, ये सीधा रिलेटेड है उनके क्रेडिट स्कोर पर, जो कि काफ़ी अगर हम बात करते हैं तो मोर देन 80% फार्मर कहा जाता है कि डिफ़ॉल्टर में है। बट इन रियलिटी उनकी पेइंग कैपेसिटी होती है, बट उनका क्रेडिट स्कोर खराब होने के कारण उनको लोन नहीं मिलता है, राइट? तो ये केस में एक पीपी मॉडल या फिर मैं बोलूँगा प्राइवेट सेगमेंट के जो स्टेक होल्डर्स है, इंडस्ट्रियलिस्ट है, वो किस तरीके से रोल प्ले कर सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर आपके पास डेटा है, एक किसान के पास कितनी लैंड है, कौन-सा क्रॉप उगा रहा है, उसका प्रोडक्शन कितना आ रहा है, मार्केट का पर क्विंटल रेट कितना आ रहा है, उसका इनकम जो आप इवैल्यूएट ईज़िली कर पाओगे। तो बेस्ड ऑन दैट रियल टाइम डेटा, कैन यू प्रोवाइड देम लोन फैसिलिटी, फाइनेंस फैसिलिटी? इफ नॉट, कैन यू आल्सो प्रोवाइड देम बीएनपीएल सर्विसेज जस्ट लाइक बाय Buy नाउ Pay पे लेटर, राइट? तो ये जो है दिक्कतें, मुझे लगता है कि ये अपॉर्चुनिटी जो टैप इन करनी चाहिए, और मैं बहुत हुँ। खुशनसीब हूँ आज आपके मंच पर बोलने के लिए। ये सारी सुविधाएं जो है हम किसानों को प्रोवाइड कर रहे हैं। किसानों को अगर कोई ड्रोन खरीदी करना है तो हम बाय नाउ पे लेटर के स्कीम में उनको ड्रोन भी उपलब्ध करा के देंगे। इतना ही नहीं, हम उनको अश्योर्ड गारंटी भी देंगे कि एक ड्रोन के पीछे आप साल में कम से कम 9 से 10 लाख रुपए 100% कमा सकते हो। अगर वो नहीं कमा पाओगे तो हम आपको एक रिफंड भी देंगे, और हम ही होंगे जो आपको 100% साल में 6 लाख के बिजनेस की गारंटी देंगे। तो इस तरीके के मॉडल जो हम अभी किसानों के लिए लेके आए, ऐसे अदर स्टेक होल्डर्स ने ऐसे मॉडल्स एक्सप्लोर करने चाहिए, ऐसे मॉडल्स लेके आने चाहिए, और साथ में इकोसिस्टम में एक कॉम्पिटिटर नहीं बट एक कोलैबोरेटर के तौर पे जुड़कर ये एक सशक्त इकोसिस्टम बनाने के लिए काम करना चाहिए, जिसमें बिल्कुल ही शासन और सरकार का हमें बिल्कुल ही मदद लगेगी इसमें। सर यहाँ पे मैं एक ये क्वेश्चन पूछूंगा कि जो ड्रोन कंपनीज है अलग अलग, क्या वो लोग भी एक दूसरे के साथ में डेटा शेयर करते हैं ताकि वो और इफेक्टिवली काम कर सके? मतलब इन रिगार्डिंग टू कि कौन से लैंड एरियाज के तरफ ज्यादा स्प्रे हो रहा है या फिर कहाँ पे ये प्रॉब्लम्स है तो दूसरी कंपनीज नहीं करनी चाहिए, क्या ये चीज ये टाइप के कोलैबोरेशन हो रहे हैं कंपनीज में? जी, कोलैबोरेशन की निखिल जरूरत ही है। मार्केट में इतनी ज्यादा डिमांड है कि अभी एग्जिस्टिंग ड्रोन और ड्रोन पायलट वो फुलफिल ही नहीं कर पाएंगे। जहां पर किसानों के ड्रोन के प्रति इतनी ज्यादा डिमांड है, हम स्प्रे नहीं कर पा रहे हैं, तो ऐसी जगह पर जहां पर हमारे ड्रोन्स नहीं, पायलट नहीं है, वहां पर कोई और कंपनी, कोई और ड्रोन मैन्युफैक्चरर, सर्विस प्रोवाइडर है, तो ऑफ कोर्स हम इन कोलैबोरेशन इस तरीके से काम करते हैं कि जहां पर हम ये सुविधाएं प्रोवाइड नहीं कर रहे हैं, तो वहां पर जो ऑलरेडी जिसका प्रेजेंस है वो सुविधाएं प्रोवाइड करे और किसानों की दिक्कतें सुलझाई जाए। तो ये ड्रोन के इकोसिस्टम में हर कोई नॉट अ कॉम्पिटिशन बट एक कोलैबोरेशन के तरीके काम कर रहा है, और वो होना भी जरूरी है। कंपटीशन तो बिल्कुल होगी ही नहीं, बिकॉज मार्केट इतना बड़ा है इनके। अगर हम मार्केट की वैल्यू की भी बात करते हैं तो सिर्फ एग्रीकल्चर ड्रोन की मार्केट की वैल्यू $144 बिलियन, बाप रे! जो हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि वैरी भी करेगी 144 टू 240 तक। इतना बड़ा मार्केट है, इतना बड़ा सेगमेंट है, तो एक ड्रोन कंपनी बिल्कुल भी फुलफिल नहीं कर पाएगी, राइट? हमारी 1 लाख इतनी, मैं बोलूंगा कि इतनी ज्यादा पॉपुलेशन है, 1.4 बिलियन की पॉपुलेशन है, उसमें से मैं बोलूंगा 64% रूरल है, राइट? उसी में से हर किसान के पास कम से कम, अगर मैं बात भी करूं ऑन एन एवरेज भी अगर हम बात करें 3 से 4 एकड़ लैंड है ही। ऑन एन एवरेज अगर क्रॉप की बात करें तो मिनिमम ईच क्रॉप वुड हैव 3 स्प्रेज, राइट? 3 एकड़ की भी बात करें तो सीधा 9 एकर्स पर फार्मर आपको स्प्रे आ ही रहा है। तो ह्यूज डिफरेंस है, ह्यूज डिमांड है, पोटेंशियल है, और यहाँ पर कंपटीशन से ज्यादा कोलैबोरेशन की जरूरत है। कोलैबोरेशन भी चाहिए और लोग भी चाहिए, डिमांड बहुत सारा है।
राइट। और ड्रोन पायलट्स के और एक सर जैसे अभी महाराष्ट्र में टोटल कितने ऐसे लोकेशंस होंगे जहाँ पे ड्रोन पायलट्स को ट्रेनिंग मिलती हो? जी। तकरीबन मैं बोलूँगा कि मैं अगर भारत की बात करें, तो भारत में तकरीबन 180 से ज़्यादा आरपीटीओ जहाँ पर ड्रोन ड्रोन पायलट को ट्रेनिंग दी जा रही है, राइट? बट कई दिक्कत ये भी है कि एक्टिव अगर हम आरपीटीओ की बात करें, तो बहुत ही गिने-चुने आरपीटीओज़ हैं, जो प्रॉपरली ट्रेनिंग पायलट को दिए जा रहे हैं। अगर महाराष्ट्र की बात करें, तो हमारे पुणे में आरपीटीओ है, जालना में हमारा खुद का आरपीटीओ है, नागपुर में आरपीटीओ है। उसी के साथ-साथ मैं बोलूँगा सांगली में आरपीटीओ है और वेरी सून हम एक सोलापुर में आरपीटीओ ओपन करने जा रहे हैं और चंद्रपुर में भी हम एक नया आरपीटीओ चालू करने वाले हैं। जहाँ पर आपको 5 दिन में एक ड्रोन पायलट बनने की बनने का आपका जो सपना है वो पूरा होगा। अगर आप हमसे ड्रोन पायलट की ट्रेनिंग लेते हो, तो हम आपको सिर्फ केवल 5 दिन का ट्रेनिंग नहीं देंगे क्योंकि 5 दिन के ट्रेनिंग में कोई फ्लाई नहीं कर सकता है। हम आपको देंगे 13 दिन की ट्रेनिंग और उसी के साथ-साथ 100% जॉब प्लेसमेंट की गारंटी अगर आप सलाम किसान के साथ जुड़कर हमारे आरपीटीओ से ट्रेनिंग लेते हो तो। अच्छा। यानी कि ड्रोन पायलट बनने के लिए आप गवर्नमेंट से भी कर सकते हो या फिर मल्टीपल ड्रोन कंपनीज़ जो है, जो ड्रोन एज़ अ सर्विस मॉडल में काम करती है, वो लोग भी ट्रेनिंग्स प्रोवाइड करें। 100% ये गवर्नमेंट ऑथराइज्ड ही आरपीटीओज़ है। काफ़ी बार स्कीम्स है गवर्नमेंट की, उसके थ्रू आपको ट्रेनिंग दी जाती है, टेक्नीशियन, ड्रोन पायलट की ट्रेनिंग दी जाती है, 6 महीनों की ट्रेनिंग होती है। महाराष्ट्र में परभणी में इंस्टीट्यूशन है, जहाँ पर ये जो विद्यार्थी है, उनको ट्रेनिंग दी जाती है 6 महीनों की। गवर्नमेंट स्पॉन्सर्ड होता है। काफ़ी सीएसआर बॉडीज़ भी है, जो ऐसे स्टूडेंट को स्पॉन्सर करती है और ड्रोन पायलट बनाती है, जो कि मैंने कहा कि ह्यूज डिफरेंस है, बहुत बड़ा मार्केट है। तो ये सारी चीज़ें जो है मार्केट में उपलब्ध है, अगर किसी को ड्रोन पायलट बनना है तो। अच्छा, सर ये काफ़ी इंटरेस्टिंग है मतलब कंपनीज़ भी सपोर्ट कर रही है, गवर्नमेंट भी सपोर्ट कर रही है। बस ये है कि लोगों तक उतनी अवेयरनेस नहीं है। राइट, और जैसे-जैसे डिमांड बढ़ेगी मार्केट ग्रो होना ही है। राइट। काफ़ी इंटरेस्टिंग है सर, काफ़ी लोगों को इससे नॉलेज मिली होगी। सर मैंने ये भी सुना है कि आपने काफ़ी सारा सोशल वर्क भी किया है, तो क्या सर आप उसके बारे में थोड़ा और डिटेल में बता सकते जी, जी, बिल्कुल। मैंने कि जैसे आपको बताया कि मेरा जो जर्नी रहा है, प्रोफ़ेशनल पर्सनल जर्नी, ये मेरे बहुत बहुत ज़्यादा मैं जुड़ा हुआ मेरे रूट से। मैं गिलबिली ग्राम पंचायत छोटे से गाँव से आता हूँ जहाँ पर मैंने मेरे करियर की मैं बोलूँगा शुरुआत की, मेरी नींव है वो। तो मैंने हमेशा से चाहा कि मेरे प्रोफ़ेशनल जर्नी भी अगर मुझे कुछ करना है तो मैं किसानों के लिए करूँगा। लेकिन ये भी इतना ही सच है कि विदाउट एजुकेशन आप कुछ कर नहीं पाओगे। मैं पढ़ पाया, मैं इंजीनियर बन पाया, आईआईटी में काम किया मैंने, ईवाई जैसे संस्थाओं में मैंने गवर्नमेंट के साथ क्लोज़ली काम किया, आईसीआईसीआई फाउंडेशन में मैंने मोर दैन 25 राज्यों में काम किया। डाटा ट्रस्ट में मुझे इंक्यूबेशन क्या होता है, स्टार्टअप क्या होता है, इसकी समझ आई। तो एक ही मेरे दिमाग में था अगर आपको बढ़ना है आगे तो एजुकेशन इज़ इम्पोर्टेंट। और जहाँ से मैं पढ़ा हूँ वहाँ पे मुझे बड़ी किल्लत सी लगती थी, कि एजुकेशन एक क्वालिटी एजुकेशन होना, उसके बाद ग्रेजुएशन के बाद आपको जॉब मिलना, उसी के साथ-साथ आपको अगर को गवर्नमेंट प्रिपरेशन करनी है, तो आपको फैसिलिटी, इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटी, बुक्स अवेलेबल होना, मेंटरशिप अवेलेबल होना, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ है जो आपको एक ही इंफ्रास्ट्रक्चर में मिलना बहुत ही दिक्कत है। तो इसी रीज़न से हमने नागपुर के कामठी में एक सोशल रिफॉर्मर की टीम से जो रिटायर्ड है, उनके साथ जुड़कर एक संत कबीर वाचनालय एस्टेब्लिश किया है, जहाँ पर 200 से ज़्यादा ऐसे विद्यार्थियों को स्मॉल एंड मार्जिनल कम्युनिटी से जो आते हैं, जो एससी, एसटी माइनॉरिटी से बिलॉन्ग करते हैं, अंडर प्रिविलेज्ड स्टूडेंट्स हैं, उनको ये सारी फैसिलिटी, इंफ्रास्ट्रक्चर, बुक्स, मेंटरशिप और रहने की सुविधा भी फ्री ऑफ कॉस्ट उनको दी जा रही है। तो ये एक मैं बोलूँगा जहाँ पर एक मेरा एक विज़नरी सपना भी था, जिसको मैं साकार करते हुए देख रहा हूँ और केवल 16 महीनों के अंदर हमने ये लाइब्रेरी एस्टैब्लिश की और जहाँ पर कोई भी एक्सटर्नल फंडिंग हमने नहीं उठाई है। ये जो भी रिफॉर्मर्स है, जो भी क्रांतिकारी लोग हैं, जो समाज के लिए, किसानों के लिए, विद्यार्थियों के लिए कुछ करना चाहते हैं, वो एक साथ जुड़कर हमने ये लाइब्रेरी उनके लिए ओपन किया। इतना ही नहीं मैं खुद एक मैं बोलूँगा कि एक छोटे से गाँव से आता हूँ और मैं हमेशा ही ऐसे एंटरप्रेन्योर को प्रमोट या फिर उनके साथ जुड़कर काम करना चाहता हूँ। रिसेंटली मैंने हमारे माननीय सांसद जी हैं शशांक जी मनी इनका जागृति एंटरप्राइज सेंटर पूर्वांचल एक टियर 3 सिटी देवरिया में एस्टैब्लिश किया गया इंक्यूबेशन है। जहाँ पर ऐसे ही टियर 2, टियर 3 सिटी से आए हुए एंटरप्रेन्योर को सारी फैसिलिटीज़ 7M के माध्यम से दी जाती है। तो उसी के साथ जुड़कर मैं ऐसे एंटरप्रेन्योर को जो है, वो मेंटरशिप भी उनको दे रहा हूँ। उसमें से मुझे सौभाग्य है मेरा कि ऐसे कुछ एंटरप्रेन्योर के साथ काम कर रहा हूँ, उसमें से एक ऋतिक श्रीवास्तव है।
जो एक ह्यूमन हेयर से बायोस्टिमुलेंट बना रहे हैं वाओ किसानों के लिए। एक हमारे तेजस निमकर है जो बी कीपिंग के ऊपर काम कर रहा है। उसके बाय प्रोडक्ट्स एक्सट्रैक्शन से लेके वेनम से लेके रॉयल जेली, प्रोपेलिस, इसके ऊपर काम करके हम एक एक प्रॉपर मॉइस्चर कंटेंट के साथ किस तरीके से हनी कलेक्ट कर सकते हैं और वो एक नेचुरल फार्म में हम किस तरीके से किसानों तक पहुंचा सकते हैं। ऐसे लोगों के साथ जुड़कर काम कर रहा हूँ। तो यही सारी चीज़ें हैं जहाँ पर मैं बोलूँगा कि इसी से खुशी मिलती है। बेस्ट मैं ब बोलना चाहूँगा कि मैं जहाँ से आता हूँ गिलडेल ग्राम पंचायत, वहाँ पर एजुकेशन का स्तर बड़ा ही मैं बोलूँगा कि मीडियम सा था। बट जब से राज को सलाम किसान में अपॉर्च्युनिटी मिली है, अब वो गाँव में हर कोई बच्चा ग्रेजुएशन एटलीस्ट पढ़ रहा है और आज मेरे गाँव में 1.5 लाख से ज़्यादा सैलरी वहाँ के बच्चों को जाती है और वही लोग उन्हीं के बच्चों के लिए भी इंस्पिरेशन है कि वो अभी पढ़ाई कर रहा है और उन्हीं के साथ उन्हीं के गाँव में रहकर अभी किसानों को वो सपोर्ट कर रहे हैं। तो यही मेरी जर्नी रही है, जहाँ पर मैं बोलूँगा कि कुछ कर दिखाने की मेरी आशा है और मेरा विज़न है कि सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट में कुछ भी कंट्रीब्यूट कर पाऊँ तो मोर देन है। सर आपका आपका जो इनिशिएटिव्स है एंड आप जो चीज़ें कर रहे हो काफ़ी ज़्यादा काफ़ी हेल्पफुल है एंड सोसाइटी के लिए बहुत ही अच्छी चीज़ है। आई एम वेरी हैप्पी टू बी विथ यू एंड सर आपको अगर यंग यूथ को कुछ और सजेशंस देने या फिर मोटिवेट करना है तो आप क्या चीज़ें बतानी चाहेंगे हमारे ऑडियंस को? जी, मैं यूथ को बताना चाहूँगा कि इंडिया इज़ थर्ड लार्जेस्ट स्टार्टअप इकोसिस्टम जहाँ पर गवर्नमेंट हमें सपोर्ट कर रहा है डीपीआईआईटी के माध्यम से, स्टार्टअप इंडिया, स्टैंड अप इंडिया के माध्यम से मोर देन 1100 इंक्यूबेशन सेंटर हमारे भारत में है जो एक्टिवली फर्स्ट जनरेशन एंटरप्रेन्योर को सपोर्ट कर रहे हैं और हमारी जीडीपी में एग्रीकल्चर का योगदान मोर देन 16% है। जहाँ पर मैं बोलूँगा कि मोर देन $346 बिलियन की एग्रीकल्चर इकोसिस्टम है, तो हमारे जैसे किसानों ने, हमारे जैसे यूथ ने ऐसे एग्रीकल्चर इकोसिस्टम के साथ जुड़ना चाहिए और मैं बिल्कुल आशा करता हूँ कि ऐसे एग्रीकल्चर से एक यूनिकॉर्न निकलेगा, एक निखिल कामत और मैं बोलूँगा कि एक दीपेंद्र गोयल निकल सकता है, एक यूनिकॉर्न निकल सकता है एग्रीकल्चर से। तो ये सारे यूथ के लिए मेरा एक यही सजेशन है, एक निवेदन है कि प्रॉब्लम्स बहुत सारी है, सॉल्यूशन भी आप ही के पास है। बस वो इम्प्लीमेंट और एग्जीक्यूशन पे काम करें। थैंक यू सर आपने जो अभी इनसाइट्स दिए हमारी यंग जनरेशन को वो काफ़ी इम्पैक्टफुल होंगी उनके लाइफ के लिए और मैं सभी ऑडियंस से कहना चाहूँगा कि अक्षय सर ने आज जो कुछ भी बताया है ये काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है उनके नॉलेज बेस के लिए कि वो कैसे एक बिजनेस डेवलप कर सकते हैं। सो थैंक यू सर फॉर जर्नी टू अवर पॉडकास्ट थैंक यू सो मच। एंड मैं चाहूँगा कि अगर हमारी ऑडियंस को अभी भी कुछ डाउट्स हो ड्रोन टेक्नोलॉजी रिलेटेड या फिर बिजनेस कैसे बनाना चाहिए तो आप कमेंट्स में पूछ सकते हो। हमारी टीम या फिर अक्षय सर की टीम आपको इसके ऊपर बिल्कुल हेल्प करेगी। इनका लिंक्डइन प्रोफाइल भी मैंने डिस्क्रिप्शन में मेंशन कर दिया है तो आप इनसे भी डायरेक्टली कनेक्ट कर सकते हैं। तो दोस्तों, मुझे पूरा विश्वास है कि आपको आज के एपिसोड में एग्री ड्रोन टेक्नोलॉजी के बारे में बहुत कुछ नया सीखने मिला होगा। सो आप सभी लिसनर्स से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर आपको ये पॉडकास्ट पसंद आया हो तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि इससे हमारे वीडियोस और भी ज़्यादा लोगों तक पहुंचते हैं और उन्हें भी ड्रोन टेक्नोलॉजी के बारे में पता चलेगा। और हाँ, स्केल एग्री के साथ जुड़े रहिए, क्योंकि हम आपके लिए लाते रहेंगे ऐसे ही नए एपिसोड्स, नए एक्सपर्ट्स और नए पर्सपेक्टिव्स जो फार्मिंग के फ्यूचर को स्केल कर रहे हैं। मैं हूं निखिल और आपसे मिलूंगा अगले एपिसोड में। तब तक के लिए धन्यवाद और नमस्कार।